वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। मेरा नाम है कोमल और मैं सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के लिए पढ़ाती हूँ। अभी हमने अपकमिंग सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस जून 2025 के लिए एक मिशन जेआरएफ सीरीज को लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम हर यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं। आज बारी है एक नए यूनिट को शुरू करने की, जिसका नाम है जेनेटिक्स, या फिर आप उसे इनहेरिटेंस बायोलॉजी बोल सकते हैं, जो कि यूनिट नंबर 8 है। आज इस क्लास में हम जो भी पढ़ेंगे या फिर जेनेटिक्स के बारे में हम जितना भी पढ़ने वाले हैं, आपके सिलेबस का लगभग 60 से 70% हिस्सा मैं आपको रिवाइज करवा चुकी हूंगी। वन मोर थिंग, यहाँ हम रिवीजन कर रहे हैं, तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ज्यादा टॉपिक हमें रिवाइज करने हैं तो थोड़ा सा स्पीडली चलना ही पड़ेगा, लेकिन यदि आप उन्हें डिटेल में करना चाहते हैं तो आप हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए हमने जो कोर्स लॉन्च किया है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। देखिएगा, अभी आपका जो अपकमिंग एग्जाम है दिसंबर 2025 के लिए हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। इस कोर्स के अंदर जो भी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करने वाले हैं वो सब यहाँ पर गिवन है, आप इनको एक बार कंसिडर कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अपना सपना जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां भी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। खास बात अभी ये है कि इस पर अभी ऑफर चला हुआ है पहले 100 स्टूडेंट के लिए, और सीट बहुत कम बाकी है। तो अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो इसको आप जल्दी से एनरोल कर सकते हैं। आपको यूज करना है ASJ 100 कूपन कोड। अभी जो फीस है वो 6000 है, लेकिन यदि आप इस कूपन कोड को अप्लाई करते हैं तो आपकी फीस केवल 5000 हो जाएगी इस पूरे कोर्स के लिए, जिसमें सारी यूनिट्स 30 यूनिट आपको लाइव पढ़ाई जाएंगी, पार्ट ए भी कराया जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, रिवीजन कराया जाएगा, नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो भी चीजें जरूरी होती है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए वो सब आपको प्रोवाइड की जाएंगी इस कोर्स के अंतर्गत। ठीक है जी, तो जो भी आप डिटेल जानना चाहते हैं आप एप्लीकेशन पर जाकर के देख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे आज के पार्ट पर। जेनेटिक्स में जो टॉपिक्स मैं आपको रिवाइज कराने वाली हूँ आने वाले कुछ दिनों में, उनको मैं पहले ही बता देती हूँ। क्लास 1 यानी जो आज हमारी क्लास हो रही है उसमें हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे, एज वेल एज डेविएशन फ्रॉम द मेंडेलियन जेनेटिक्स, जिसमें कि एपिस्टेसिस आ जाता है, उसके PYQs प्रैक्टिस करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे लगभग आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, तो वो सारा पार्ट हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको भी प्रैक्टिस करेंगे। आज का हमारा टारगेट ये है। सेकेंड क्लास के अंदर हम जीन मैपिंग पढ़ने वाले हैं। अगेन सारे टॉपिक बहुत जरूरी हैं जिनसे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंड क्लास में हम जीन मैपिंग पढ़ने वाले हैं। जीन मैपिंग में भी जो 3 पॉइंट क्रॉस होता है मेनली उसको टारगेट करेंगे, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन बनते हैं। साथ में PYQs क्वेश्चन भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। थर्ड क्लास के अंदर जीन मैपिंग इन हैप्लॉइड, जिसको हम टेट्राड एनालिसिस बोलते हैं, फंगस के अंदर हम जीन मैपिंग करते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। क्लास नंबर 4 में हम पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे। शायद इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, पेडिग्री से हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो क्लास नंबर 4 में हम पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और क्लास नंबर 5 के अंदर हम क्रोमोसोमल एब्रेशन, जिसमें आपका खासकर इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन, जिससे अगेन क्वेश्चन आते हैं, वो पार्ट मैं आपको कराऊंगी क्लास नंबर 5 में। और यहाँ भी PYQs क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, क्योंकि PYQs क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। टॉपिक खाली पढ़ने से चीजें समझ नहीं आएंगी, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं पता चल पाएगा कि जो आपने पढ़ा है वहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो PYQs में साथ में ही सारे कराऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी आप सीख लें। तो टोटल इन 5 क्लास के बाद लगभग आपका 60 से 70% जेनेटिक्स के सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। बाकी जो टॉपिक बचे हैं वो भी जरूरी है, लेकिन उनसे क्वेश्चन हर बार आने के चांस नहीं होते हैं, कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते हैं। लेकिन ये टॉपिक मैं ऐसे बता रही हूं आपको जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत कम चांस है कि यहां से क्वेश्चन ना आए हों, बट आपको क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा एक ओवरव्यू देख लिया है हमने। स्केड्यूल रहेगा आने वाले दिनों में जिसमें हम जेनेटिक्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है जी, तो आज सबसे पहली क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड डेविएशन फ्रॉम द मेंडेलियन जेनेटिक्स, जिसमें खासकर हम पढ़ेंगे एपिस्टेसिस। ठीक है जी, चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी इस बेहतरीन सी क्लास को, इस बेहतरीन सी सीरीज के अंडर। दिस इज मिशन जेआरएफ। चलिए जी बढ़ते हैं।
तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगी अबाउट द मेंडल। ये एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने समय से आगे बहुत कुछ सोचा है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति जी आज वाले टाइम में रहा है, लेकिन सोच उसकी आगे 30 साल का जो समय आने वाला है उसकी है। क्योंकि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट के ऊपर, वो 30 साल बाद जाकर के साइंटिस्ट को समझ में आया कि ऐसा भी कुछ होता है। और ऐसा नहीं कि समझ आया है, ऐसा ही हो रहा था। लेकिन मेंडल ने उस चीज के बारे में 30 साल पहले ही सारे एक्सपेरिमेंट करके, जो हम आज की घड़ी पढ़ रहे हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट करके अपने पेपर में प्रिंट करवा दिए थे। लेकिन उस टाइम के जो साइंटिस्ट लोग थे उन्हें नहीं समझ आई चीजें कि क्या है। 30 साल बाद जाकर के चीजों को डिस्कवर किया गया, और जब फाइंड आउट हुआ कि मेंडल ने जो भी बातें बताई थी वो लगभग सही है। इसीलिए फिर उनकी डेथ होने के बाद उन्हें ये ऑनर दिया गया। मतलब जब लोगों को पता लगा उनके काम के बारे में, तब तक उनका डेथ हो चुका था। तो फिर जैसे चीजें रिडिस्कवर हुई, पता लगा कि बहुत बेहतरीन काम मेंडल करके गए हैं, तब उनके ऑनर में उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। तो ये है फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल। और जो भी इन्होंने बताया जेनेटिक्स के बारे में, हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि वो सब कुछ बता के गए थे। हम ऐसा मान सकते हैं कि 30 से 40% जो पार्ट है, या फिर आप 50 भी मान सकते हैं, वो मेंडल के थ्रू ही हम चीजें सीख रहे हैं। अभी अभी जेनेटिक्स में हम जो भी चीज, जो भी पॉइंट टच करते हैं पढ़ने के लिए, उसमें मेंडल को ही एज अ, मतलब मेंडल के वर्क को ही एज अ बेसिक लेकर के हम करते हैं। इन्होंने जो भी चीजें दी थी उन्हें हम एक कैटेगरी में रख देते हैं, जिसको बोलते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स, या फिर उन्हें बोलते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स। इन्होंने क्या काम किया था एक बार देख लेते हैं। जॉर्ज जे मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पाइसम सटाइवम, यानी जो गार्डन पी, जिस पी को हम खाते हैं, उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट का ईयर था 1856 से 1863। इनका काम पब्लिश किया गया था 1865 में, और इनका काम रीडिस्कवर हुआ था 1900 में। 3 साइंटिस्ट जिन्होंने इंडिपेंडेंटली उनके काम को रीडिस्कवर किया, कार्ल कोरिस थे, हुगो डी वेराइस थे, और एरिक वॉन टेस्मार्क थे। इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर के इनके काम को रीडिस्कवर किया और जाना कि वो कितना बेहतरीन काम करके गए हैं। रीजन क्या था, मतलब रीडिस्कवर हुआ तो क्या माना गया कि मेन रीजन क्या है कि मेंडल को सक्सेस मिली है। तो पहला ये था कि इन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूज किया, जो हमें एक एग्जैक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे टूल्स और टेक्निक को यूज किया, मैथमेटिकल लॉजिक लगा करके जेनेटिक्स को डिफाइन करना चाहा। साथ साथ उनका जो सैंपल साइज था वो काफी लार्ज उन्होंने लिया था। ऐसा नहीं होता है कि हम कुछ भी डेटा एनालाइज कर रहे हैं या डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो 1 2 3 लोगों से पूछकर उन्हीं के बिहाफ पर हम सबके बारे में सोच ले कि हाँ ऐसा ही होता होगा। जितना ज्यादा सैंपल साइज लार्ज रहता है, उतना ही एग्जैक्ट डेटा हम प्रोवाइड कर पाते हैं, जो रियल सिनेरियो है वो हमें पता लग पाता है। तो मेंडल ने लार्ज सैंपल साइज लिया था, तब जाकर चीजें डिफाइन की थी। तो ये 2 बड़े कारण माने जाते हैं उनके सक्सेस के, कि उन्होंने जो इतना बेहतरीन काम किया उसके पीछे ये 2 बड़े कारण हैं। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मेंडल, उनको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। जो भी एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किए थे अपनी बातों को बताने के लिए, जो भी फिनोमेना चल रहा है उसको समझाने के लिए, उन्हें बोला गया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। और इन एक्सपेरिमेंट को करने के लिए 4 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले जो सिलेक्शन किया जाता है पेरेंट्स का, कि आप किस टाइप के पेरेंट्स लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि रैंडमली आप कोई भी 2 उठा करके उनको क्रॉस कर रहे हैं। स्पेसिफिक प्लांट्स लेने होते हैं इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो उन्होंने भी ऐसा किया, सबसे पहले सिलेक्शन किया पेरेंट्स का कि किस टाइप के पेरेंट उन्हें लेने हैं। उसके बाद फिर उन्हें क्रॉस पोलिनेशन करवाया। उसके बाद जो भी रिजल्ट आया वो लार्ज सैंपल साइज में रिजल्ट को देखा, और रिजल्ट देखने के बाद जो भी पैटर्न उन्हें लगा उसके बिहाफ पर उन्होंने कंक्लूड करते हुए हमें 3 लॉ प्रोवाइड किए। तो सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने ऐसे किए, पहले पेरेंट को सेलेक्ट किया, क्रॉस पोलिनेशन किया, कुछ रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को एनालाइज किया लार्ज सैंपल साइज में, और फिर चीजें कंक्लूड करके हमें 3 लॉज बताए हैं, जो आज डिफाइन करते हैं कि कैसे कैरेक्टर हमारे माता पिता से हमारे पास आते हैं। जैसे आपने हर बार देखा है,
हर बार हम ये देखते हैं कि इंसान का बच्चा इंसान जैसा होता है, एक बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा होता है, एक डॉग का बच्चा कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा होता है। इसके पीछे का कारण क्या है? वो कारण हमें मेंडल ने बताया है कि जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। किसकी फॉर्म में? गैमेट्स की फॉर्म में। और वो गैमेट्स के अंदर ही वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं और वो जीन्स ही हमें कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें आज हम जीन बोलते हैं। मेंडल ने उन्हें फैक्टर का नाम दिया था। तो उस टाइम के फैक्टर्स और आज के जो जीन है वो बात बराबर है। बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो जीन्स होते हैं, हमारे पास जितने भी कैरेक्टर हैं, हमारी हाइट है, स्किन का कलर है, हमारी आंखों का कलर है, वॉटेवर जितने भी कैरेक्टर आपको याद आते हैं या दिख रहे हैं या आप समझ रहे हैं, वो सारे कैरेक्टर के पीछे कोई ना कोई जीन प्रेजेंट है। यही हमें मेंडल ने बताया कि इनहेरिटेंस मतलब हमारे पास जितने भी कैरेक्टर आए हैं वो हमारे पेरेंट्स से आए हैं, गैमेट की फॉर्म में आए हैं। उन्होंने हमें गैमेट की फॉर्म में जीन दिए हैं और वो जीन फिर हमारी बॉडी में आकर के कैरेक्टर बना रहे हैं। तो ये मेंडल ने बताया था और वो उन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करके ही बताया था। सो बेसिकली सिलेक्शन ऑफ पेरेंट में क्या सिलेक्ट किया उन्होंने? उन्होंने लगातार ट्रू ब्रीडर लिए हैं। देखो ट्रू ब्रीडर क्या होते हैं? किसी भी एक कैरेक्टर की बात करो, जैसे मैं यहाँ अगर एग्जांपल दूं तो मेंडल ने पी के लिए 7 कैरेक्टर लिए थे और 7 कैरेक्टर के 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे। ट्रेट क्या होते हैं? कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर का मतलब जैसे मान लीजिए मेरी हाइट है, हाइट इज द कैरेक्टर, लेकिन सबकी हाइट मेरे जैसी तो नहीं है, कोई मुझसे हाइट में बड़ा भी है, कोई छोटा भी है, कोई और छोटा भी है। तो हाइट इज द कैरेक्टर और उसमें जो वेरिएशन हमें मिल रहा है, दीज आर द ट्रेट। जैसे अगेन आंखों का कलर है, दिस इज द कैरेक्टर, लेकिन आंख का कैसा कलर है? व्हाइट है, ब्लैक है, ब्राउन है, ग्रीन है, रेड है, कैसा है? ये सब ट्रेट होते हैं। यानी एक कैरेक्टर के अंडर जितने भी वेरिएशन आते हैं या फिर जितने भी आपको दिखाई देते हैं, दीज आर द ट्रेट। सो मेंडल ने पी प्लांट के अंदर 7 कैरेक्टर लिए और उन 7 कैरेक्टर के 14 ट्रेट थे। जैसे एक कैरेक्टर था प्लांट का हाइट, और प्लांट के हाइट में 2 ट्रेट होते हैं, यानी या तो वो टॉल हो सकता है या तो वो ड्वार्फ हो सकता है, यानी या तो वो लॉन्ग या तो वो शॉर्ट हो सकता है। तो अपना जो कैरेक्टर है वो है साइज या फिर स्टेम का साइज कितना है, और उसमें ट्रेट है लॉन्ग और शॉर्ट। ऐसे ही स्टेम में जो फ्लावर है उनकी पोजीशन क्या हो सकती है? कोई भी फ्लावर है उसकी पोजीशन क्या है? सो फ्लावर का पोजीशन इज द कैरेक्टर, और वो कहां पर है? मतलब वो टर्मिनस पर है या मिड में है, दिस इज कॉल्ड ट्रेट। तो ऐसे करते करते मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे, ठीक है, और उनसे फिर 7 ट्रेट मतलब 14 ट्रेट आए थे। अब पेरेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए ट्रू ब्रीडर्स लिए गए। ट्रू ब्रीडर्स क्या होते हैं? किसी भी कैरेक्टर के लिए उनके पास जो एलील है वो सिमिलर होने चाहिए। जैसे मैं अगर बात कर रही हूं कि किसी प्लांट की हाइट जो है वो जीन टी से डिसाइड होती है। अब इस टी जीन के 2 एलील होते हैं, मतलब 2 फॉर्म मिलती है, या तो ये कैपिटल टी की फॉर्म में मिल सकता है या फिर ये स्मॉल टी की फॉर्म में मिल सकता है, और ये हमेशा पेयर में मिलते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पेयर में मिलेंगे। तो या तो ये पेयर कैपिटल टी हो सकता है, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, या तो स्मॉल टी हो सकता है। तो ट्रू ब्रीडर क्या होते हैं? या तो उनके पास ये वाला पेयर है या तो ये है, इन्हें बोलते हैं ट्रू ब्रीडर्स। तो मान लीजिए एक पी प्लांट है, उसके अंदर ये 7 कैरेक्टर है, सारे 7 कैरेक्टर मतलब आपने 2 पेरेंट लिए हैं। देखो ट्रू ब्रीडर्स क्या होते हैं मैं एक बार बता देती हूँ। तो हमने 2 पेरेंट्स लिए P1 और P2, जिनको हम क्रॉस करवाना चाहते हैं। 7 कैरेक्टर है, मान लीजिए यहाँ पर जो सीड का शेप है वो राउंड है, तो यहाँ भी सीड का शेप राउंड होना चाहिए। यहाँ फ्लावर का कलर अगर व्हाइट है तो यहाँ भी व्हाइट होना चाहिए। यहाँ पर अगर पोजीशन इसकी टर्मिनल है तो यहाँ भी टर्मिनल होनी चाहिए। यानी जितने भी 7 कैरेक्टर हैं, जितने भी 7 कैरेक्टर हैं उनमें से 6 कैरेक्टर बिल्कुल सेम है दोनों प्लांट के अंदर। जो दोनों पेरेंट हम चूज कर रहे हैं ना, दो इनमें 6 के 6 कैरेक्टर बिल्कुल सेम होने चाहिए। ये राउंड है तो ये भी, ये रिंकल ये अपना जो है व्हाइट है तो ये भी, ये टर्मिनल है तो ये भी, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टेड है तो ये भी,
मतलब ये सारे जो जितने 7 कैरेक्टर ना, ये सारे सेम होने चाहिए, बस एक को छोड़ करके। अगर ये आप ले रहे हैं टोल, तो ये लेंगे आप ड्वार्फ। और इनमें भी एक और खास बात, टोल के लिए 2 पेयर होते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। ड्वार्फ के लिए एक ही होता है, दैट इज स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसके लिए तो फॉर श्योर है। यहां कौन सा लेना है, आप ये लेंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, बाकी सारे कैरेक्टर सेम। ऐसे पेरेंट्स को आप बोलेंगे ट्रू ब्रीडर्स। तो जब भी मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया या जब भी आप उनके एक्सपेरिमेंट को डिफाइन कर रहे हैं, तो हमेशा पेरेंट आपको लेने हैं जो कि होमोजाइगस हो अपने एलील को लेकर के। होमोजाइगस यानी कि पूरे दोनों सेम है, हेट्रोजाइगस यानी कि वो अलग अलग हो गए। तो कैसे पेरेंट चूज किए गए, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस को लिया गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक। और ट्रू ब्रीडर क्या होते हैं, जो होमोजाइगस हैं अपने ट्रेट को लेकर के। अब यहाँ इनमें से भी कुछ डोमिनेंट आते हैं, कुछ रिसेसिव आते हैं। डोमिनेंट वो होते हैं जैसे कि पेयर में हमने चीजें रख दी हैं, पेयर में ये कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये पेयर में है। यहां पर ये कैपिटल टी देता है हमें टोल, तो दोनों कैपिटल टी है तो टोल आएगा, कोई डाउट नहीं है। स्मॉल टी हमें देता है ड्वार्फ, दोनों स्मॉल टी है तो ये आपको ड्वार्फ मिलेंगे। लेकिन एक अगर कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो यहां क्या आना चाहिए, क्योंकि कैपिटल टी टोल देता है, स्मॉल टी ड्वार्फ देता है। तो जो भी यहां पर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा उसे ही आप डोमिनेंट का नाम दे देंगे। सपोज करो अगर यहां पर ड्वार्फ आ जाए तो आप कहेंगे कि स्मॉल टी ने डोमिनेंट किया है। अगर यहां पर टोल आता है तो आप कहेंगे कि कैपिटल टी ने डोमिनेंट किया है। तो इन सभी में एक डोमिनेंट एलील होता है, एक रिसेसिव होता है। तो वो प्योर फॉर्म में भी हो सकता है, अपनी हाइब्रिड फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि कैपिटल टी टोल है, डोमिनेंट है, अपनी प्योर फॉर्म में है, ये जो है हाइब्रिड फॉर्म में है। रिसेसिव हमेशा अपनी प्योर फॉर्म में ही होते हैं, जैसे स्मॉल ए स्मॉल आर स्मॉल वाई लाइक दैट। तो ये चीजें जो है ली गई है। तो ये कैरेक्टर है, ये इनके ट्रेट है, ऐसे पेरेंट्स सेलेक्ट किए गए हैं। अब इनके बीच में कराया गया क्रॉस, और क्रॉस कराने के बाद देखा गया रिजल्ट, और रिजल्ट के बिहाफ पर चीजें कंक्लूड की गई। अब हम, हालांकि जब इनहेरिटेंस होता है, यानी जब हमारे पास जीन आते हैं हमारे पेरेंट्स, तो वो सारे ही आएंगे जितने भी हैं, लेकिन हम सबको नहीं पढ़ सकते हैं। हम किसी एक एक को करके पढ़ लेंगे कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, ठीक। तो सबसे पहले मेंडल ने एक जीन का इनहेरिटेंस किया, कैसे, अगेन जो मैंने आपको बताया ट्रू ब्रीडर लेकर के, यानी सारे कैरेक्टर सेम रखे ताकि इनमें कोई दिक्कत ना आए, इनको देखने में समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये व्हाइट तो ये भी व्हाइट, और साथ साथ वो होमोजाइगस व्हाइट है, ये भी होमोजाइगस व्हाइट है, तो इनसे रिजल्ट भी व्हाइट ही आने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, केवल एक कैरेक्टर को अलग रखा, मतलब एक कैरेक्टर में डिफरेंस कर दिया। एक प्लांट अगर टोल है तो दूसरा प्लांट उन्होंने ड्वार्फ ले लिया। यहां पर वो केवल एक जीन का इनहेरिटेंस देख रहे हैं, क्योंकि बाकी सब तो सेम है, बस एक जीन में फर्क आएगा। और अगर 2 जीन का देखना है तो बाकी 5 को आप सेम रखो, छठे को और 7वें को अलग अलग कर देंगे, तो वो डाई हाइब्रिड हो जाएगा। यानी जहां पर आप एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस देख रहे हैं कि जो टोल वाला कैरेक्टर है या ड्वार्फ वाला कैरेक्टर है, फिर कहिए प्लांट की हाइट वाला जो कैरेक्टर है, वो कैसे इनहेरिट होता है, तो यहां आप केवल एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो ऐसे क्रॉस को बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जहां केवल एक कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं। एक होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, जहां आप 2 कैरेक्टर की बात करेंगे। एक होता है ट्राई, जिसमें आप 3 की बात करेंगे। एक टेट्रा, जिसमें आप 4 की बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले चीजें सिंपली लेके चलते हैं। हमने केवल एक जीन का इनहेरिटेंस देखना है। 1 जीन का मतलब है 1 कैरेक्टर, 1 जीन का मतलब है 1 कैरेक्टर, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, मेंडल ने ऐसा बताया था। आगे जाकर के थोड़ा और चीजें फाइंड आउट हुई तो ये भी देखा गया कि एक कैरेक्टर कई सारे जीन से भी डिसाइड होता है, बट वो आगे की बात है। अभी आप मानोगे कि एक जीन का, फिलहाल पी के केस में एक जीन का मतलब है एक कैरेक्टर। तो अभी हम केवल एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस देख रहे हैं, वो कैसे होता है देखिए।
ये अपनी पेरेंटल जनरेशन ले लिया है, ये टोल ये ड्वार्फ, आप समझ रहे हैं। अगर ये टोल है तो बाकी सारे कैरेक्टर के लिए सेम है, दोनों पेरेंट सारे कैरेक्टर के लिए सेम है छोड़ करके प्लांट हाइट को। तो एक टोल है और एक ड्वार्फ है, दोनों अपनी होमोजाइगस फॉर्म में है, ये भी आप याद रखेंगे। तो जैसे जब भी आप कोई क्रॉस करने जाते हैं तो याद रखेंगे सबसे पहले पेरेंट लेना होता है, पेरेंट बनाते हैं गैमेट, बिना गैमेट के चीजें नहीं जा सकती हैं। तो यहाँ पर कैपिटल टी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी है, तो एक ही गैमेट में क्या होती है, चीजें सेपरेट हो जाती हैं। तो यहाँ आपको गैमेट सारे जितने भी मिलेंगे वो सारे कैपिटल टी की फॉर्म में मिलेंगे। ये ड्वार्फ है यानी स्मॉल टी है, तो यहाँ से सारे जो गैमेट है वो आपको स्मॉल टी वाले मिलेंगे। जब एक गैमेट मतलब मान लीजिए ये जो प्लांट है ये मेल प्लांट, आपने मतलब यहाँ से पोलन ग्रेन लिए हैं तो ये मेल प्लांट हो जाएगा, वहां से आपने एग लिया है तो वो फीमेल प्लांट हो जाएगा। तो ये स्पर्म मतलब स्पर्म और ये जो एग है फ्यूज करेंगे तो हमें F1 प्रोजेनी मिलेगी, जो कि सारी कैसी होंगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि एक साइड से आया है कैपिटल टी एक से आया स्मॉल टी, तो जितने भी F1 बनेंगे वो सारे कैसे होंगे, हाइब्रिड फॉर्म में होंगे, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे। और F1 में जो भी आता है, F1 में जो भी 100% आता है मतलब वो ही डोमिनेट करता है। तो हमने देखा कि F1 में सारे कितने आए, सारे टोल आए हैं, बिल्कुल टोल है सारे। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट की हाइट में जो टोल वाला ट्रेट है वो डोमिनेट करता है ओवर द ड्वार्फ। ऐसे ही बाकी जितने भी कैरेक्टर है सबके बारे में मेंडल ने फाइंड आउट किया कि अगर मैं एक सीड लेता हूँ राउंड वाला, एक लेता हूँ रिंकल्ड वाला, तो F1 में जो भी मिलेंगे वही डोमिनेट करेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लांट लिया राउंड शेप वाले सीड और एक का लिया रिंकल्ड वाले, दोनों को क्रॉस किया, देखा कि F1 में सारे राउंड वाले आए हैं, तो इसका मतलब कि जो राउंड वाला ट्रेट है वो डोमिनेट करता है। यहाँ पर सारे आ गए हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कराई है उनकी सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब होता है, सेल्फिंग का मतलब होता है कि F1 में जितने भी आपको मिले हैं उन्हीं में से किसी एक को एज अ मेल प्लांट ले रहे हैं और उन्हीं में से किसी एक को एज अ फीमेल प्लांट ले रहे हैं, इसे बोलते हैं सेल्फिंग। तो हमने F1 का करवाया सेल्फिंग, और सेल्फिंग कराने पर हमें ये चार चीजें मिली हैं, यानी कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये ही है F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन में हमने देखा कि टोल आए हैं 3, ड्वार्फ आया है 1। तो फिनोटाइप मतलब देखने में वो कैसे है, 3 टोल है और एक ड्वार्फ है, तो फिनोटाइप की रेशो आ गई है 3:1। एक है जीनोटाइप रेशो, यानी कि इनके अंदर जीन का कॉम्बिनेशन कैसा है। हमने देखा कि एक है कैपिटल टी, 2 है कैपिटल टी स्मॉल टी और एक है स्मॉल टी स्मॉल टी। तो 3 टाइप के जीनोटाइप आए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। नंबर कितने हैं, जो कैपिटल टी है वो 1 आए हैं, 4 में से 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 4 में से 2 हैं और स्मॉल टी 4 में से 1 है। तो रेशो हो जाएगी 1:2:1। तो ये है मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशो ये बताया। तो ये होता है वन जीन का इनहेरिटेंस। रिजल्ट यहां से क्या देखा कि जो फिनोटाइप की रेशो है वो 3:1 आती है और जीनोटाइप की रेशो जो है आपकी 1:2:1 आती है। यहीं से क्या कंक्लूड किया गया, बताया था मैंने आपको पहले, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, देन क्रॉस, फिर रिजल्ट आया, रिजल्ट को देख करके फिर कुछ कंक्लूड भी करना होता है। तो रिजल्ट यहां तक आ गया, बता दिया कि 3/1 ये 1:1। अब कंक्लूड क्या किया, मेंडल ने बताया कुछ ऐसा है, समथिंग कुछ ऐसा है जो पेरेंट से आता है गैमेट की फॉर्म में, फ्यूज करके तब आगे की जनरेशन बनती है, और उन्हें नाम दिया गया फैक्टर कि वो हैं क्या, वो क्या है जो पेरेंट से आते हैं, फ्यूज करते हैं और जाइगोट मतलब एक नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, उनको नाम दिया गया फैक्टर्स, जिन्हें आज हम जीन बोलते हैं। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद कंक्लूड किया गया समथिंग बीइंग स्टेबली पास अनचेंज्ड मैनर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी थ्रू द गैमेट। कुछ ऐसा है जो गैमेट में अंदर गैमेट के साथ में आ रहा है और वो ही आकर के नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, या फिर कहिए कि हमारे अंदर जितने भी कैरेक्टर है वो बनाता है। उसको नाम क्या दिया गया, समथिंग को नाम दिया गया फैक्टर्स, जिन्हें आज आप जीन या एलील कहते हैं।
ठीक है, तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद फिर आया इसी के बिहाफ पर दो लो प्रेजेंट कर दिए गए, इन रेशो को देख करके दो लो इंट्रोड्यूस किए गए। पहला है लो ऑफ डोमिनेंस। ये कैसे लो है? ये रूल रेगुलेशन है। किस चीज के लिए? जैसे अभी हम कुछ काम करना चाहते हैं तो हमारे इस काम को करने के लिए कानून ने एक कुछ रूल रेगुलेशन बना रखे हैं कि तुम्हें अगर ये काम करना है तो तुम्हें ये सारी फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी पड़ेंगी। मेंडल ने भी इनहेरिटेंस के लिए कि अगर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आनी है तो उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन लगा दिए गए हैं, जिनमें पहला बताया गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लॉ कहता है कि कोई भी कैरेक्टर है उसके ट्रेट है, उस कैरेक्टर के लिए जीन होता है, जीन के एलील होते हैं और उन एलील में से एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता है या फिर हर जगह आप ऐसा नहीं मानेंगे, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, बट फिलहाल हम मेंडल की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी जीन एक कैरेक्टर बनाता है, उस जीन की दो फॉर्म होती है या अल्टरनेट फॉर्म होती है जिन्हें हम एलील बोलते हैं, और वो दोनों एलील आपस में कैसा रिश्ता निभाते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। तो उसे उसी से बोला गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी कि जब हमने कहा ना कि पेयर में होते हैं, अगर डिसिमिलर पेयर है तो इस डिसिमिलर पेयर में से एक अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, एक नहीं कर पाता है। तो जो कर पाता है वो डोमिनेंट है, जो नहीं कर पाता है वो रिसेसिव है। तो इसी से लॉ ऑफ डोमिनेंस आया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बताता है? एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आया, बताया गया कि जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, तो जो एलील है वो पेयर में होते हैं। जैसे अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन जब ये गैमेट बनाते हैं, जब ये गैमेट बनाएंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे, फॉर श्योर अलग अलग होंगे। मतलब ये कैपिटल टी यहाँ आ जाएगा और स्मॉल टी यहाँ। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी सेग्रीगेट, अलग हो जाना। सो एलील्स या फिर फैक्टर्स जो हैं डू नॉट शो ब्लेंडिंग, मतलब वो ब्लेंडिंग शो नहीं करते। ऐसा नहीं होता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे मिक्स हो गए हैं साथ में। हम कह रहे हैं ना कि पेयर में होते हैं, तो पेयर में है लेकिन हमेशा बस ऐसे रहेंगे, जब भी अलग होने की बारी आएगी ऐसे अलग हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि साथ में इतने मिल गए हैं कि इन्हें कोई अलग ही नहीं कर सकता, नहीं, बस साथ में रहेंगे, जब तक रखना है रखो, जब भी बारी आएगी गैमेट बनाने की दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो मेंडल ने अपने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन से बताया। फिर उन्होंने करके देखा कि अब की बार दो कैरेक्टर को लेते हैं, अब की बार हम दो जीन या दो कैरेक्टर को लेते हैं, बाकी पांच रखते हैं सेम, किसी दो प्लांट के पांच कैरेक्टर बिल्कुल सेम और दो कैरेक्टर को अलग अलग ले लेते हैं। आप उसमें से कोई भी दो ले सकते हैं, जितने भी साथ हमने किए ना, कोई भी दो का पेयर बना के आप चीजें कर सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में जो दिखाया गया है वो लिया है, एक लिया है सीड का शेप, जो मटर हम खाते हैं उसका शेप, एक लिया है राउंड जिसको आप कैपिटल आर लिख रहे हैं, और एक लिया है रिंकल्ड जिसको आप स्मॉल आर रख रहे हैं, है ना। अब कुछ येलो कलर के होते हैं, कुछ ग्रीन होते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया कि ये येलो भी है और राउंड भी है, तो येलो के लिए कैपिटल वाई और राउंड के लिए कैपिटल आर, है ना। जो रिंकल्ड वाला है उसके लिए स्मॉल आर और ये ग्रीन भी है तो स्मॉल वाई। अब आप समझ सकते हैं ना, मेंडल ये कह रहे हैं कि येलो इज द डोमिनेंट ओवर द ग्रीन। कैसे बताया उन्होंने? उन्होंने इनके लिए पहले एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के बीच में। उन्होंने देखा होगा कि F1 में सारे येलो आए हैं, तो उसका मतलब येलो इज द डोमिनेंट वन, इसीलिए येलो को कैपिटल वाई लिया है। ऐसे उन्होंने राउंड और रिंकल्ड को क्रॉस किया होगा, देखा होगा F1 में सारे राउंड आए हैं, यानी राउंड इज द डोमिनेंट वन। तो यहाँ ये जो पेरेंट है ये डोमिनेंट वाला है पूरा, येलो भी डोमिनेंट है और राउंड भी डोमिनेंट है, और ये पेरेंट पूरा जो है होमोजाइगस है लेकिन रिसेसिव है, जिसमें कि स्मॉल वाई यानी कि ग्रीन और स्मॉल आर यानी कि रिंकल्ड। अब इनको क्रॉस किया गया तो सबसे पहले हमें F1 मिले, पहले तो गैमेट ही बनेंगे, और मैंने आपको बताया है गैमेट कैसे बनते हैं। जैसे यहाँ ये अलग अलग हो जाएंगे, तो एक कैरेक्टर का Y अलग और दूसरे का R इसके साथ, ये एक गैमेट मिलेगा, और कैपिटल वाई आर आपको एक गैमेट मिलेगा।
यहाँ स्मॉल वाई स्मॉल आर आपको एक गैमेट मिलेगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर आपको एक गैमेट मिलेगा। तो ये जो है आप इनको गैमेट बना सकते हैं। अब आपका अगर ये डाउट है कि सेग्रीगेट तो ये हुए नहीं है, वाई और आर तो साथ में आए हैं, सेग्रीगेशन अभी पढ़ के ना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए सेग्रीगेशन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का। जैसे ये जो Y है और Y है ये पेयर में है, ये सेग्रीगेट होंगे, एक Y यहाँ एक Y यहाँ। ऐसे यहाँ R और R है, ये सेग्रीगेट होंगे, तो एक R इसके साथ ही आएगा ना, जहां ये Y जा रहा है साथ में R भी जाएगा, तो Y R ये सेग्रीगेट होकर ही मिले हैं, और ये दूसरा Y R ये सेग्रीगेट होकर के ही मिला है। तो ये जो रिजल्ट आपको गैमेट्स मिले हैं ये सेग्रीगेशन की वजह से ही मिले हैं। मिल गए। अब आप इनको फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर को आप फ्यूज कर रहे हैं। अगेन क्या आप इनको फ्यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि देखो ये मान लीजिए आपने लिया है मेल पार्ट, तो ये भी स्पर्म है ये भी स्पर्म है, फ्यूज हो भी गए तो कुछ नहीं बनेगा। इन दोनों को भी आपस में फ्यूज नहीं करते क्योंकि ये फीमेल पार्ट है, दोनों गैमेट फीमेल के एग है, क्या करेंगे फ्यूज करके? कुछ नहीं बनने वाला। तो एक गैमेट यहाँ एक पेरेंट से, एक गैमेट दूसरे पेरेंट से, आपने मिक्स किया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर आ गई है। इन्हीं को आपने देखा कि ये सारे कैसे हैं, शेप देखो कैसी है, राउंड, ये कलर देखो कैसा है, येलो, तो ये है येलो एंड राउंड। तो आप कह सकते हैं कि F1 में सारे कैसे मिले हैं आपको? डोमिनेंट वाले मिलते हैं, येलो डोमिनेट करता है तो सारे देखो येलो हैं, और राउंड डोमिनेट करता है तो सारे राउंड भी हैं। तो ये मिला है आपको F1। अब F1 में क्या करेंगे आप? F1 में करेंगे सेल्फिंग, यानी एक पेरेंट ये और दूसरा भी बिल्कुल ऐसा ही। अब इसके गैमेट बनेंगे, तो इसके गैमेट कैसे बनेंगे? देखो मैं आपको अलग से दिखा देती हूँ गैमेट कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ तो सिंपल गैमेट बनने थे, यहाँ थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। सो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये वाला पार्ट दिया गया है। अब ये बनते कैसे हैं कि देखो जो ये वाला पेयर है इनको आप साथ में रख लीजिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इनको साथ में रखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इनको साथ में लेके आएंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये चार टाइप के गैमेट आपको मिलेंगे, चार टाइप के गैमेट यहाँ एक पेरेंट से और सेम चार टाइप के दूसरे पेरेंट से, और रिजल्ट ये आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा निकलता कैसे है, क्योंकि 12th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। ये वाई आर एक गैमेट है ना, ये वाई आर एक गैमेट है, और दूसरा गैमेट भी आपका वाई आर है। दोनों को आप मिक्स करेंगे तो वाई वाई मिक्स हो गए, आर आर मिक्स हो गए, तो ये कैसा है? राउंड भी है और येलो भी है। ऐसे ये सारे मिक्स हो जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये है, तो कैपिटल वाई है और यहाँ स्मॉल आर है, ये कैपिटल वाई है स्मॉल आर है, तो कैपिटल वाई दो बार, स्मॉल आर दो बार। इन सबको जब देखा गया तो आप देखो कितने येलो और राउंड हैं, तो काउंट कर लेते हैं, 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे हैं जो येलो भी हैं और राउंड भी है। तो येलो राउंड कैसे रखे गए? 9। उसके बाद देखते हैं कि जो है तो राउंड लेकिन कलर ग्रीन हो गया है, तो ऐसे कितने मिले हैं आपको? 1 2 और 3 मिले हैं, तो 3 आ गए हैं। अच्छा अब इसके बाद और कौन से हैं जो कि कलर तो येलो है लेकिन वैसे ये रिंकल्ड है, वैसे ये रिंकल्ड है, तो ऐसे भी आपको 3 मिल रहे हैं। और एक अकेला ऐसा है जो कि रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है, तो वो आपने एक ले लिया। तो रेशो क्या आ गई है? रेशो आ गई है 9 3 3 1। ये फिनोटाइप रेशो होती है मेंडल के एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि चलिए बताइए कि जो क्रॉस है उसमें कितना रेशो आया है फिनोटाइप का, ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं। ये 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है, आपको चीजें थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेंगी। आपके लेवल जो है CSIR नेट का, वहां कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अगर एक प्लांट है टोल राउंड, उसको क्रॉस किया गया ड्वार्फ रिंकल्ड के साथ में, तो बताइए
नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हो सकते हैं, जीनोटाइप कितने हो सकते हैं। ये मैं आपको तरीका समझा रही हूँ, इससे आप कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सीख जाएंगे। जैसे देखिए, पहले देखते हैं पेरेंट क्या लिए हैं। पेरेंट लिया है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो रख लेते हैं यहाँ पर। तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल आर स्मॉल आर है। दूसरा क्या है, ड्वार्फ रिंकल्ड है। तो ड्वार्फ होगा तो ऑफ कोर्स स्मॉल टी होगी होगा, और रिंकल्ड है तो पक्का जो है स्मॉल आर होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और एक हमें दे दिया गया है। यहां से जब गैमेट बनाने की बारी आएगी तो यहां से गैमेट कैसे बनेंगे आपके, यहां से 4 टाइप के गैमेट बन सकते हैं। कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ये 4 टाइप के आपको गैमेट्स मिल रहे हैं। यहां से भी, यहां से सारे एक ही टाइप के मिलेंगे आपको, स्मॉल टी एंड स्मॉल आर, ये सारे ऐसे ही मिलेंगे आपको। अब आप इनको फ्यूज कर सकते हैं इनके साथ। जब ये गैमेट फ्यूज करेगा इसके साथ तो मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। जब ये साथ फ्यूज करेगा तो आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। जब इसके साथ फ्यूज करेगा तो आपको मिलेगा स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। जब ये साथ फ्यूज करेगा तो आपको मिलेगा स्मॉल टी एंड स्मॉल आर। ये 4 टाइप के मिल गए हैं। अब आप देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा होता है, टोल। कैपिटल आर स्मॉल आर होता है राउंड। ये कैसा होता है, टोल, लेकिन ये कैसा होता है, रिंकल्ड। अच्छा, ये कैसा होता है, ड्वार्फ। ये कैसा होता है, राउंड। ये कैसा होता है, ड्वार्फ, और ये कैसा होता है, रिंकल्ड। तो ये 4 टाइप के आपको मिल रहे हैं, है ना। 4 टाइप के मिले हैं, एक ये पूछा है कितने नंबर ऑफ फिनोटाइप है, तो 4 टाइप है, आप रख देंगे, है ना। अच्छा, रेशो क्या आएगी, सारे इक्वल अमाउंट में आए हैं, यानी 25% ये आया है, 25 ये है, 25 ये आया है, और 25 ये आपका ये आया है ना। मतलब कि 4 में से एक ये है, 4 में से एक ये है, 4 में से एक ये है, और ये है। तो रेशो के फॉर्म में आप 1 1 1 और 1 कर सकते हैं। तो रेशो क्या आएगी, रेशो आएगी यहाँ पर 1 1 1। ऐसे इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। ऐसे देखो, क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड दिस कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। एक बार ये और बता देती हूँ, बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, पूछा है कि अगर मैं कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर एक पेरेंट है और दूसरा भी ऐसा ही है, इनको यदि क्रॉस कराती हूं तो बताइए ऐसे प्रोजेनी जिनका जीनोटाइप ये है वो कितने मिलेंगे, कितने नंबर में ऐसे प्रोजेनी मिलेंगे जिनका जीनोटाइप ये वाला है। तो उसको अगर आप ऐसे करने चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। शॉर्ट ट्रिक में बता देती हूँ, जो टी वाले हैं ना इनको साथ में रख लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, आर वाले इनको साथ में, कैपिटल आर स्मॉल आर है ना। अब इनको क्रॉस करते हैं फटाफट, हमें पता है ये क्रॉस करेंगे तो क्या आएंगे, ये वाला रिजल्ट आता है, ये वाला रिजल्ट आता है। इनको क्रॉस करेंगे तो इनका भी कैपिटल आर स्मॉल आर है ना। अब आपको पता है ना कि ये कितने हैं, ये कितने हैं, 4 हैं। 4 में से एक कैसा है, ये जीनोटाइप वाला है। 4 में से 2 कैसे हैं, जिनका जीनोटाइप ये है, और 4 में से एक कितने हैं जिनका जीनोटाइप ये है ना। अब यहां पर भी सेम ऐसे ही, इन 4 में से एक ऐसा है जो कैपिटल आर है, 4 में से 2 ऐसे हैं जो कि कैपिटल आर स्मॉल आर है, और 4 में से एक ऐसा है जो कि स्मॉल आर है। ये फाइंड आउट कर लो बस एक बार। अब जो आपको दिया है ना आप वो निकाल सकते हैं। क्या पूछा है, कैपिटल टी पूछा है, और क्या पूछा है, कैपिटल आर स्मॉल आर ये पूछा है। एक काम करिए, कैपिटल टी कितने हैं, 4 में से कितने हैं, एक है, तो यहाँ 1/4 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कैपिटल आर स्मॉल आर कितने आए हुए हैं, देखो 2/4 है, तो 2/4, तो ये कितना आ गया, 2/16 आ गया है। यानी 16 जो प्रोजनी बनेगी इन दोनों को फ्यूज करके टोटल 16 प्रोजनी बनेगी। 16 में से
केवल 2 प्रोजेनी ऐसी हैं जिनका जीनोटाइप ये है। तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसकी जगह पर आपसे कुछ भी पूछ ले कि बताओ, मैं आगे में लिख देती हूँ। बताइए, एक तो क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कैपिटल टी कैपिटल आर ये कितने हैं, बताइए ये कितने हैं। तो बिल्कुल आसान है, देखो कैसे। कैपिटल टी कितना है, 1/4 है, तो 1/4 लिखिए। ये कितना है, ये भी 1/4 है, 1/4 लिखिए। ये आ जाएगा आपका 1/16। लो निकल गया आसानी से। मैं पूछूं कि बताएं कि ऐसे प्रोजेनी जिनका जीनोटाइप जो है कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर है, बताओ ये कितने आएंगे नंबर में। तो आसान है निकालना। देखो ये इसका कितना नंबर है, 2/4, तो इसको 2/4 करेंगे। ये कितने हैं, ये भी 2/4 है, तो ये आ जाएगा 4/16। या फिर आप ना इसको 1/4 भी दे सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे भी आ सकता है। तो ये है, ठीक है। या फिर आप ना इसको 25% करके भी आ सकता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, बस चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई कर देना। ऐसे पूछना होता है, ऐसे बताते हैं वो। अच्छा, यहीं पर ना आप फिनोटाइप भी निकाल सकते हैं। जैसे देखो, अगर मैं कहूँ ये कैसा है, ये दिखने में टोल है, ये भी दिखने में टोल है, ये भी दिखने में टोल है, ये दिखने में, अच्छा एक मिनट, ये तीनों दिखने में टोल है और ये दिखने में ड्वार्फ है। चलो ठीक है, यहां हम बात कर रहे हैं फिनोटाइप की, यहां हम बात कर रहे थे जीनोटाइप की। ऐसे ही यहां मैं बात कर रही हूं जीनोटाइप की, और अगर बात की जाए फिनोटाइप की तो ये राउंड आएगा, ये भी राउंड आएगा, ये भी राउंड आएगा, एंड ये आएगा रिंकल्ड। तो यहाँ टोल कितने हैं, टोल है यहाँ 3/4, और ड्वार्फ कितने हैं, 1/4। यहाँ राउंड कितने हैं, 3/4। यहाँ रिंकल्ड कितने हैं, 1/4। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताइए ऐसे कितने ऑर्गेनिज्म हैं या कितने प्रोजेनी हैं जो कि टोल है और राउंड है, जिनकी प्लांट की हाइट तो टोल है और उनके सीड का शेप राउंड है, आप उसे भी निकाल सकते हैं। क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में, पूछा है कि टोल राउंड कितने हैं, नंबर पूछा है। तो देखो टोल कितने हैं, 3/4, तो 3/4 करेंगे। राउंड कितने हैं, राउंड भी 3/4 है। केवल यहां ना आप बात कर रहे हो फिनोटाइप की, इसलिए मैं जीनोटाइप अलग अलग नहीं कर रही हूं। तो ये कितने आ गए हैं, 9/16। ऐसे मैं पूछूं कि बताओ ड्वार्फ एंड रिंकल्ड कितने हैं, तो ड्वार्फ कितना है, 1/4, रिंकल्ड कितना है, 1/4, तो ये आपके 1/16 आ जाएंगे। 16 में से केवल एक ऐसा होगा जो ड्वार्फ रिंकल्ड होगा, 16 में से 9 ऐसे होंगे जो टोल राउंड होंगे। ऐसे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। वन मोर थिंग, अब की बार तो पेरेंट ये लिए हैं, पेरेंट भी यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे पेरेंट्स क्या ले रहे हैं। तो ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चन भी कर लोगे। मैं उम्मीद करती हूँ चीजें आपको समझ आ गई होंगी। कोई डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। ऐसे ही ना आप इसको भी निकालेंगे, क्वेश्चन करेंगे आप, क्रॉस करना है आपको इसके और इसके बीच में, बताना है कि टोल राउंड कितने परसेंट आए हैं, परसेंट में बताओगे। बस परसेंट में कैसे देखना है कि जितना है टोटल को ले लीजिए 100%, उसमें से ये कितने हैं वो परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। ऐसे देखो, फोर्थ क्वेश्चन है, डबल हेट्रोजाइगस टोल राउंड को क्रॉस करना है विद प्लांट ऑफ सिमिलर जीनोटाइप, और फिर बताना है आपको कि कितने प्रोजेनी है जो इस जीनोटाइप के जो प्रोजेनी है वो कितने आए हैं और इस टाइप के कितने आए हैं, ये आपको बताना होता है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे डबल हेट्रोजाइगस टोल राउंड का मतलब क्या है। डबल हेट्रोजाइगस का मतलब टोल है कैपिटल टी स्मॉल टी और राउंड है कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हो गया है आपका डबल हेट्रोजाइगस, यानी ये भी हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है। और फिर कहा है कि सिमिलर जीनोटाइप, यानी दूसरा भी आपको ऐसा ही लेना है। तो क्वेश्चन में ऐसे घुमाकर भी दे सकता है, कभी कभी तो आपको डायरेक्ट दे देगा, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट दिया है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसमें डायरेक्ट ना दे करके ऐसे इनडायरेक्ट दे दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे।
क्योंकि जब तक खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएंगी चीजें। तो तरीका मैं बता चुकी हूँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे अगर तो फटाफट आपको ये कंप्लीट पूरा नहीं बनाना होता है, आप ऐसे निकालेंगे इस तरीके से। ओके एवरीवन, तो ये हो गया है मेंडेलियन जेनेटिक्स। अच्छा, जब डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, ये वाला जो अभी पढ़ के आए हैं, इसके बाद भी रिजल्ट आया। रिजल्ट को एनालाइज करके मेंडल ने एक और रूल बताया हमें, एक और लॉ दिया कि इनहेरिटेंस होते वक्त एक और ये चीज भी फॉलो की जाती है। जैसे इनहेरिट होते वक्त डोमिनेंस और रिसेसिव देखा जाता है, सेग्रीगेशन किया जाता है, ऐसे ही चीजें ट्रांसफर होते वक्त अगर दो चीजें साथ में ट्रांसफर हो रही हैं तो एक चीज और फॉलो की जाती है जिसका नाम है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी मैंने अभी पढ़ा, हमने देखा कि दो कैरेक्टर हम ट्रांसफर कर रहे थे। यहां मान लेते हैं एक ए है एक बी है, दो जीन है, तो क्रोमोसोम भी ऐसे पेयर में होते हैं और हमारे एलील भी ऐसे पेयर में होते हैं। तो मान लीजिए एक क्रोमोसोम पर कैपिटल ए है और इसी का जो होमोलोगस है उस पर स्मॉल ए है, यहाँ कैपिटल बी और स्मॉल बी है ना, हमने माना। अब हम देख रहे हैं जब गैमेट बनते वक्त ये सेपरेट होते हैं, गैमेट बनते वक्त जब ये सेपरेट होंगे तो सेपरेट होने के लिए ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। डिपेंड नहीं करेंगे कि अगर यहाँ ए है तो वो जो है हमेशा बी के साथ ही जाएगा, ए जो है हमेशा बी के साथ जाएगा, ये कंपलसरी नहीं होता है। ये जो कैपिटल ए है ये स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है, मतलब जब सेपरेशन होगा तो हो जाए कि ये इस तरीके से प्रेजेंट है अभी, तो बाद में ये ट्विस्ट कर जाए, मतलब जब वो अरेंज होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर तो ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं, यानी बी इधर आ जाएगा और कैपिटल बी इधर आ जाएगा। जब उनको आप सेपरेट करेंगे तो अब की बार कैपिटल ए और स्मॉल बी जाएगा, यानी यहाँ चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक तो ऐसा कि कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों साथ में जाए, सेपरेट दोनों साथ में हो गए हैं, और स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों साथ में हो गए हैं। या ट्विस्ट भी हो सकते हैं, मानो ये ट्विस्ट हो जाए या फिर ये ऐसे रहे ये ट्विस्ट हो जाए, तो अब की बार कैपिटल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल ए। तो ये चार तरीके होते हैं इनके मूव करने के, इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आपकी क्लास में कई सारे स्टूडेंट हैं और कोई आपका दोस्त नहीं है, मतलब बस ठीक है सब अच्छे से बोल लेते हैं लेकिन कोई आपका पक्का जिगरी दोस्त नहीं है, और आपकी मैम चाहती है कि एक टीम बना दी जाए जिसमें आधे बच्चे इस टीम में आएंगे आधे बच्चे इस टीम में आएंगे। आपका कोई दोस्त तो है नहीं, तो आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, मैम मुझे चाहे आप किसी भी टीम में रख दो, किसी के साथ मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा कोई दोस्त नहीं है और ना मैं किसी से मतलब किसी पर डिपेंड करता हूं। तो यदि आप किसी से लिंक नहीं है तो एसोर्ट करते वक्त आपको अलग करते वक्त कोई डिपेंडेंसी भी नहीं होगी, आप किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे होंगे, है ना, इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और यदि आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उसमें से कोई एक आपका बहुत पक्का दोस्त है, आप हमेशा उसी के साथ रहना चाहते हैं, कोई भी टीम में कोई काम करना है आप चाहते हैं कि वो आपके साथ में रहे, तो जब आपकी मैम टीम बना रही होगी तो आप दोनों ये चाहेंगे कि हम दोनों एक ही साथ जाएं, एक ही टीम में जाएं, है ना, उसको फिर आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं कहेंगे। तो ये जो चीज आती है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, ये कब आएगी? यदि वो दोनों जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं तो उन दोनों को जब असोर्ट किया जाएगा तो वो डिपेंड नहीं करेंगे। अगर वो जीन दोनों लिंक नहीं है, क्योंकि अगर एक क्रोमोसोम पर जितने भी जीन आते हैं तो वो लिंक हो जाते हैं, अब जहां वो क्रोमोसोम जाएगा उनको उसके साथ जाना पड़ेगा, लेकिन ये क्या है, अनलिंक है। तो अगर ऐसे जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं, अलग अलग कैरेक्टर के लिए जीन अगर अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं तो सेपरेट होते वक्त वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं, डिपेंड नहीं करते, कोई किसी के साथ भी सेपरेट हो सकता है। बट एक और बताया है, एक्सेप्शन दिया है कि जैसे देखो अब की बार हम ए और बी को अलग अलग क्रोमोसोम पर मान रहे थे, अगर मैं मानूं कि ए और बी एक ही क्रोमोसोम पर है, कैपिटल ए और कैपिटल बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी, जब आप इन्हें सेपरेट करेंगे तो कैपिटल बी के पास ऑप्शन नहीं है कि वो स्मॉल ए के साथ चली जाए, अब तो उसे कैपिटल ए के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जब सेपरेट होता है तो पूरा क्रोमोसोम सेपरेट होता है, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा हिस्सा सेपरेट होता है, ये पूरा क्रोमोसोम सेपरेट होगा। तो जब ये सेपरेट होगा तो कैपिटल ए को कैपिटल बी के साथ ही जाना पड़ेगा और कैपिटल बी को कैपिटल ए के साथ, स्मॉल ए को स्मॉल बी के साथ, स्मॉल बी को स्मॉल ए के साथ।
तो यहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ है। तो अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता है तो बस केवल दो टाइप के गैमेट आपको मिलेंगे, ये कॉम्बिनेशन और ये। अगर वहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है वो भी कब होगा, जब वो अलग अलग क्रोमोसोम पर हो। तो यहाँ आपको चार कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, यानी ये मिल सकता है, ये और ये और ये, इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, हाँ जी। तो ये है आपके मेंडेलियन जेनेटिक्स, जिसमें उन्होंने बताया कि चीजें कैसे ट्रांसफर होती है। यहीं पर एक बात और बताना चाहूंगी, उसके बाद आगे हम मूव करेंगे। कहाँ है वो पार्ट, एक बार दिखा दूं मैं। वेट वेट वेट, कहाँ चला गया। यस, ये वाला पार्ट थोड़ा मिस हो गया है, ये बताना जरूरी है एक बार, क्योंकि आगे हम जो भी पढ़ रहे हैं इसमें ये पता होना चाहिए आपको जरूरी। जैसे देखिए, मेंडेलियन का डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने किया अभी, हमने दो कैरेक्टर लिए हैं, मान लेते हैं एक हाइट का लिया है, एक सीड के शेप का लिया है। हाइट में हमने टोल ले लिया है और ड्वार्फ ले लिया है। तो टोल के लिए जो हमने जीन लिए हैं वो कैपिटल टी या स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। ड्वार्फ के लिए आपके पास कोई भी चांस नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको स्मॉल टी ही लेना पड़ेगा। राउंड के लिए आपके पास दो जीनोटाइप हो सकते हैं, कैपिटल आर भी राउंड देता है, कैपिटल आर स्मॉल आर भी राउंड देता है। और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर फॉर श्योर है, उसके लिए कोई वेरिएशन नहीं है, आप स्मॉल आर ही रखेंगे। तो देखो, जब हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ना, तो हम उसको डैश में रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे मैं कह रही हूं कि टोल लेने के लिए अगर मैं चाहती हूं प्लांट टोल हो जाए, तो एक कैपिटल टी तो कंपलसरी है, इसमें कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, लेकिन जो दूसरा एलील आएगा उस वहां क्या होगा वो आपके लिए ऑप्शन में है। आप यहाँ कैपिटल टी भी रख सकते हैं, आप यहाँ स्मॉल टी भी रख सकते हैं। यहाँ आपके पास ऑप्शन है, कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है। तो जहां आपके पास ऑप्शन होता है उसे आप ना डैश में लिख देते हैं, लाइक दिस, इस तरीके से डैश में आप इसको रख देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है तो कोई डैश में आप नहीं रख रहे हैं। ऐसे यहाँ भी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक कैपिटल आर तो फोर श्योर रखना ही पड़ेगा, दूसरा जो है वो आप कैपिटल आर भी रख सकते हैं, स्मॉल आर भी रख सकते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ डैश लगा दिया है, तो कैपिटल आर डैश कर दिया है, चीजें इस तरीके से आ जाएंगी। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है तो ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब एक बात और समझो, जैसे टोल राउंड की बात कर रहे हैं, टोल राउंड अगर कोई प्लांट है तो टोल के लिए क्या आ सकता है, कैपिटल टी तो कंपलसरी है, यहां आप कुछ भी रख सकते हैं तो आपने लगा दिया है डैश। राउंड के लिए कैपिटल आर तो कंपलसरी है, दूसरा कुछ भी आ सकता है तो आपने लगा दिया है डैश। तो टोल राउंड के लिए क्या जीनोटाइप हो सकता है वो आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। आगे देखो, अगर टोल और रिंकल्ड है तो फिर समझो, टोल है अगर तो क्या आना चाहिए, कैपिटल टी और डैश। रिंकल्ड के लिए क्या आपके पास ऑप्शन है, रिंकल्ड के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वहां आपको स्मॉल आर रखना ही पड़ेगा, है ना। आगे देखो, ड्वार्फ राउंड है, ड्वार्फ फॉर श्योर आपको स्मॉल टी रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, राउंड के लिए ऑप्शन है, आर रख करके आप डैश लगा देते हैं। जैसे ड्वार्फ रिंकल्ड, ड्वार्फ में स्मॉल टी कोई ऑप्शन नहीं, रिंकल्ड स्मॉल आर कोई ऑप्शन नहीं। तो ऐसे रखी जाती हैं चीजें, ऐसे बताया जाता है, क्योंकि इन्हीं को हम यूज करने वाले हैं जब मैं आपको डेविएशन पढ़ाऊंगी। सब कुछ ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए ये कैसे आ रहे हैं, तभी आप डेविएशन में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। अब देखो, अब ना इनके नंबर भी कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ इनके आने के कितने चांस हैं, तो कैसे निकालोगे। देखो, कैपिटल टी अगर डैश है तो इसका नंबर कितना आता है, 3/4। कैसे आएगा मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। जैसे अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया था ना, ये मैंने आपको बताया था, ये वाली बात, ये वाली। तो अगर मैं आपसे पूछूं, यहीं पर बता देती हूँ,
अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपिटल टी स्मॉल टी आने के कितने चांस है, जरा बताइए। तो पहले देख लेते हैं पॉसिबिलिटी क्या क्या है यहाँ पर। एक तो ये है कैपिटल टी भी आ सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी आ सकता है, क्योंकि मैं यहाँ कुछ भी रख सकती हूँ। कैपिटल टी आने के कितने चांस होते हैं, आप देखो कितने हैं, 1/4 है। तो इसके आने के चांस आपके 1/4 है ना। और कैपिटल टी स्मॉल टी आने के कितने चांस है, 2/4। तो आप इसे 2/4 करेंगे। अब मल्टीप्लाई नहीं करोगे, अब इसे ऐड करोगे। ऐड क्यों करना है, देखो जब ना चीजें और में हो जाए तब आप चीजें ऐड करते हो। जैसे मैं कह रही हूं कि कैपिटल टी और डैश है, तो उसके दो मतलब हो सकते हैं, एक ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। दोनों साथ में तो नहीं आ सकते ना। आप एक बार में यहाँ तो या तो कैपिटल टी रख सकते हो तो ये वाला बनेगा, या फिर एक बार में आप यहाँ स्मॉल टी रख सकते हो तो ये वाला बनेगा। चीजें और में आ गई हैं, और में, या तो ये या तो ये। इसका मतलब या तो ये या फिर किसी दूसरे टाइम पर ये। तो जहां या, जिसको हिंदी में या बोल रहे हैं, इंग्लिश में और बोलते हैं, जहां पर और आ जाए वहां आपको ऐड करनी पड़ेंगी चीजें। प्रोबेबिलिटी जो है आपको ऐड करनी पड़ेगी। जैसे इसके आने का कितना चांस है, 1/4, और इसके आने का कितना चांस है, 2/4। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करोगे। मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब चीजें ऑप्शन में नहीं होती हैं आपके पास, करनी ही करनी है, कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ तो ऑप्शन है ना कि या तो ये आएगा या तो ये आएगा। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ आप प्लस करेंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा 2। हाँ, जब इसको आप करेंगे तो 4, 1 + 2 यानी 3/4। 3/4। तो इसके आने के चांस कितने हैं, कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी या फिर कोई भी, मैं कैपिटल टी ले रही हूं, कुछ भी आ सकता है। अगर कोई एक तो लिखा है बिल्कुल फिक्स और दूसरा दिया है आपको ऑप्शन में डैश दिया है, तो उसके आने के चांस 3/4 होते हैं। उसके आने के चांस कितने होते हैं, 3/4। अब मैं आपसे पूछ रही हूं कि बताइए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर के आने के कितने चांस हैं, कितने आ सकते हैं। तो इसके आने के कितने चांस है, 3/4। और इसके आने के कितने चांस है, ये भी 3/4 है। प्लस करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे या मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई करोगे। पूछो क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कैपिटल टी को अलग रख रहे हैं, आर को अलग रख रहे हैं, दोनों साथ में रखने हैं ना आपको। बस आप देख रहे हैं कि इसका कितना चांस है, इसका कितना चांस है, ये अलग अलग नहीं है, बिल्कुल साथ में है। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है आपको, आपसे पूछा है कि बताइए इन दोनों का कितना है। तो एक का आने का है 3/4, एक का आने का है 3/4, मल्टीप्लाई करोगे तो 9/16। तो कोई भी क्रॉस कराया है, इसके आने के चांस कितने हैं, 9/16 है। ऐसे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी और मैं स्मॉल आर दूं, तो बताओ इसके आने के चांस कितने हैं। तो इसके कितने हैं, इसके हैं 3/4, और जो बिल्कुल ऑप्शन में नहीं होता है इसके आने के चांस होते हैं 1/4। आप देख भी सकते हैं, आप देखो स्मॉल आर कोई चांस तो नहीं है। और ये कितने आते हैं, जब हम क्रॉस करते हैं तो पूरे 4 में से ये एक आता है। स्मॉल टी की बात करें तो 4 में से एक आता है। तो यहाँ इसके आने के चांस कितने हो जाएंगे, तो ये स्मॉल आर है 1/4 यानी 3/16 हो जाएंगे। 3/16 आपको मिलेंगे। तो ये 3/16। ऐसे देखो आगे, अगर स्मॉल टी कैपिटल आर डैश दिया जाए तो स्मॉल टी 1/4 होता है, और इसका कितना चांस बताई हूं मैं अभी, 3/4। तो ये भी आपका 3/16 हो जाएगा। अगर कोई ऐसा है तो इसके आने के चांस कितने हैं, इसके आने के चांस है इसके 1/4, इसके भी 1/4, तो ये 1/16 हो जाएगा। ओके एवरीवन, ऐसे आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सभी का, ऐसे निकालना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो आप, कोई डाउट है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और आपको नई चीजें कनेक्ट हुई हैं तो मैं यही कहूंगी आप इस वीडियो को एक बार फिर से थोड़ा सा रिवर्स ले जा करके कॉन्सेप्ट को फिर से समझिए। इसे पूरा समझने के बाद ही आप डेविएशन पर मूव करेंगे, क्योंकि डेविएशन में सारा खेल इन्हीं का ही है, डैश का और ये प्रोबेबिलिटी का।
ठीक है, चलिए तो हमने एक पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है अपनी क्लास का। आज की क्लास का हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ, दैट इज मेंडेलियन जेनेटिक्स। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। दिस इज कॉल्ड डेविएशन फ्रॉम द मेंडेलियन रेशो। मेंडल ने हमें रेशो दी है 9:3:3:1। हमने देखा है कुछ क्रॉस ऐसे हैं जिनमें ये रेशो या तो मेंटेन नहीं हो रही है। तो जैसे मेंडल ने हमें बताया था कि 9 ये आएंगे टोल राउंड, 3 आएंगे आपके टोल रिंकल्ड, 3 आएंगे आपके ड्वार्फ राउंड, 1 आएगा आपका ड्वार्फ रिंकल्ड। तो कुछ में तो ऐसा है कि रेशो तो ठीक है सेम आ गई है, 9:3:3:1 ही आई है, बट चीजें जो अंदर हैं वो सेम नहीं आई है। और कुछ में ऐसा हुआ कि रेशो ही चेंज हो गई है, तो उसी को बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम द मेंडेलियन रेशो। इसके पीछे कारण बताया गया कि कारण क्या है, एलील एलील इंटरेक्शन या फिर जीन जीन इंटरेक्शन। तो इन्हीं के बारे में अभी सीखेंगे हम कि दोनों में क्या फर्क होता है। हाँ जी देखिए, तो डेविएशन देखने के लिए हमें दो बातें पढ़नी पड़ेंगी, एलील एलील इंटरेक्शन एंड जीन जीन इंटरेक्शन। एलील एलील इंटरेक्शन क्या होता है कि आपने एक ही जीन की बात की है और उसी जीन के दो एलील हैं, कैपिटल ए है मान लीजिए स्मॉल ए है, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे बोलते हैं एलील एलील इंटरेक्शन। तो मेंडल ने बताया है कि एलील एलील आपस में कैसा रिश्ता निभाते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव वाला। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कई बार देखा गया है कि दोनों एलील आपस में डोमिनेट कर रहे हैं, तो उसे बोला गया कोडोमिनेंस। समटाइम ऐसा हुआ है कि दोनों एलील अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाए, तो उनके बीच का ही कुछ मिल गया है, तो उसको बोलते हैं मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और कई बार देखा गया है कि मेंडल ने बताया था कि एक जीन के दो ही एलील होते हैं, लेकिन हमने बहुत सारे केस देखे हैं कि एक जीन के एक जीन के दो से ज्यादा एलील हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा ब्लड ग्रुप, हमारे ब्लड ग्रुप के लिए जीन है आई, उसके 3 एलील हैं। तो ये एलील एलील इंटरेक्शन को आप एलीलिक या नॉन एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। इस टाइप का दिस जीन इंटरेक्शन अकर बिटवीन एलील ऑफ अ सिंगल जीन, एक सिंगल जीन के एलील के बीच में इंटरेक्शन होता है। इस इंटरेक्शन की वजह से भी कुछ एक्सेप्शन देखने को मिले हैं जो मेंडल रेशो को शो नहीं करते हैं, जिसमें कि एग्जांपल आप लिख सकते हैं कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस आ सकता है, और यही आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ सकता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये भी आ सकता है। तो ये दो एग्जांपल, या फिर यहीं पर आप मल्टीपल एलील का भी एग्जांपल ले सकते हो। तो इनकी जो रेशो आती है ना वो मेंडल की रेशो से मैच नहीं होती है। अच्छा, एक होता है जीन जीन इंटरेक्शन, जिसको नॉन एलिलिक या एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन भी बोलते हैं। दिस जीन इंटरेक्शन इन्वॉल्व द इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स ऑन आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम। यहाँ पर क्या होता है कि ये एक आपने क्रोमोसोम लिया है, यहाँ पर मान लीजिए कैपिटल ए है, यहाँ स्मॉल ए है, यहाँ कैपिटल बी है और यहाँ है आपका स्मॉल बी। इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ है, इनके बीच में। मेंडल ने बताया था कि जीन जीन का इंटरेक्शन, मतलब उन्होंने बताया नहीं कि जीन जीन इंटरेक्ट भी करते हैं क्या, उन्होंने बस ये बताया कि जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर है तो वो इंडिपेंडेंट असोर्ट हो जाएंगे अनटिल अनलेस वो सेम के बिल्कुल पास में हो। तो अब कहा है, देखा गया है बहुत सारे ट्रेट हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी में बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो जीन और जीन के इंटरेक्शन से डिसाइड होते हैं। मतलब जब ए जीन बी के साथ इंटरेक्ट करेगा तभी वो कैरेक्टर बना पाएंगे, इसे बोलते हैं एपिस्टेटिक या जीन जीन इंटरेक्शन। अब देखो अगर ऐसे जीन जीन का इंटरेक्शन होगा जो मेंडल ने बताया ही नहीं, तो रेशो भी इनकी अलग आती है जो मेंडल ने बताई थी उससे। इसी को बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम द मेंडेलियन रेशो। अब मैं आपको कुछ बातें ऐसी बता रही हूं जिनमें रेशो तो सेम रहेगी लेकिन चीजें अलग हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल समझिए, जीन जीन इंटरेक्शन क्या है कि आपने ए ले लिया, बी, यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी, ये कोई किसी के साथ में इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे कैपिटल ए अपने ही एलील के साथ में इंटरेक्ट करता है तो उसको बोलेंगे एलील इंटरेक्शन। अगर कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है
उसे भी आप कहेंगे एलील इंटरेक्शन, क्योंकि ये दोनों आपस में एलील हैं, ये दोनों आपस में एलील हैं। जीन इंटरेक्शन क्या होता है? जीन इंटरेक्शन का मतलब है कि कैपिटल ए और कैपिटल बी अलग अलग जीन है, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। स्मॉल ए स्मॉल बी अलग अलग जीन है, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसे बोलते हैं जीन इंटरेक्शन। या फिर स्मॉल ए कैपिटल बी इंटरेक्ट कर रहे हैं, जीन इंटरेक्शन। कैपिटल ए स्मॉल बी कर रहे हैं, जीन इंटरेक्शन। इन्हें बोलते हैं जीन इंटरेक्शन। तो ये देखो एग्जाम्पल दिया है आपको, फ्रूट कलर इन पेपर कैप्सिकम एनम। कैप्सिकम मतलब जो शिमला मिर्च होती है, शिमला मिर्च का जो कलर है, जैसे में येलो देखते हैं आप, ग्रीन देखते हैं, है ना, व्हाइट भी होती हैं, तो ऐसे उनका जो कलर होता है उसे कौन डिसाइड करता है? तो ये देखिए, दो जीन आते हैं, दो जीन मिलकर के इंटरेक्ट करते हैं, तब जाकर के शिमला मिर्च के कलर डिसाइड होता है। अच्छा, एक बात और मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ, मेंडल ने जब दो जीन लिए थे, जैसे लिया कैपिटल टी, दूसरा जीन लिया कैपिटल आर, जब ये दोनों साथ में आए थे तो यहाँ दो कैरेक्टर की बात हुई थी, टोल एंड राउंड। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रही हूं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि यहाँ दो जीन होते हैं, तब जाकर के कैप्सिकम का कलर डिसाइड होता है। वाई मान रहे हैं, सी मान रहे हैं, तो मान लीजिए ये कैपिटल वाई, कैपिटल सी, तो यहाँ जो आपको मिलेगा ना वो कलर मिलेगा बस। फर्क देख रहे हो? यहाँ टू जीन, जो मेंडल ने बताया था, टू जीन टू कैरेक्टर की बात हुई है, मतलब एक जीन एक कैरेक्टर। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ टू जीन बट वन कैरेक्टर, यानी यहाँ पर दो जीन है लेकिन दो कैरेक्टर नहीं, दोनों इंटरेक्ट करके एक कैरेक्टर दे रहे हैं। हाँ, इस कैरेक्टर में ट्रेट अलग अलग हो सकते हैं। कैरेक्टर तो क्या है? कलर ऑफ शिमला मिर्च। ट्रेट अलग अलग हो सकते हैं कि वो कलर व्हाइट हो जाए, रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, ऑरेंज हो जाए, कलर अलग अलग हो सकते हैं, वो ट्रेट की बात है, हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, वो एक आएगा। तो इतना फर्क आप समझ रहे हैं, मेंडल ने बताई है ये वाली बातें। और यहां हम देख रहे हैं ये कि दो जीन तो है लेकिन कैरेक्टर एक ही है, वहां दो जीन थे, दो कैरेक्टर थे। तो कैप्सिकम का जो कलर है उसे डिसाइड करने के लिए दो जीन आते हैं, कैपिटल वाई जीन, कैपिटल सी जीन। इसके दो एलील होते हैं, कैपिटल वाई, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। और आपस में अगर इनको इंटरेक्ट करवा दिया जाए तो कैपिटल वाई डोमिनेट करता है ओवर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई डोमिनेट करता है ओवर स्मॉल वाई, और यहाँ कैपिटल सी डोमिनेट करता है ओवर स्मॉल सी। ये आपने देखा। और जो अपने शिमला मिर्च है उसके अंदर चार कलर देखे गए हैं, रेड, पीच, ऑरेंज एंड क्रीम। अब इनका तुम क्रॉस देखना किस तरीके से काम करेंगे। जैसे ये देखिए, अगर सारे जीन अपनी डोमिनेंट फॉर्म में है, कैपिटल वाई, कैपिटल सी वाली फॉर्म में है सारे, अगर सारे इस फॉर्म में है तो ये रेड कलर देता है। अगर सारे अपनी रिसेसिव फॉर्म में है तो वो आपको क्रीम कलर देते हैं, है ना। अब जब आप इन्हें क्रॉस करेंगे तो आपको हाइब्रिड मिलेगा, यानी यहां से कैपिटल वाई, यहां से स्मॉल वाई, यहां से कैपिटल सी, यहां से स्मॉल सी। अभी भी आपको रेड ही मिला है। ठीक, जब आपने रेड को रेड के साथ सेल्फिंग कराया तो रिजल्ट में आपको अब की बार चार मिले हैं, रिजल्ट में मिले हैं चार। ये चार कैसे मिले हैं देखिए, अभी जो हम देख के आए थे ना वहीं से चीजें निकल के आएंगी। थोड़ा मैं इसको, थोड़ा स्पेस के लिए मैंने थोड़ा ये मैं बता चुकी हूँ, बस इनको मैं डिफाइन कर रही हूँ एक बार कि ये कैसे आए हैं। ये देखिए, अगर चीजें ऐसे हैं कि y एक कैपिटल Y है जिसको y प्लस लिखा गया है, यहाँ डैश लगा दिया जाए, C है और डैश लगा दिया जाए, मतलब यहाँ चाहे कुछ भी आओ, कलर आपको मिल रहा है रेड।
कलर आपको मिलेगा रेड। ठीक, अगर बिल्कुल स्मॉल मतलब कि बस खाली y है और y है और c है c है, तो ये आपको मिल रहे हैं क्रीम कलर, या इसको आप वाइट भी बोल सकते हैं, ये मिला है। अच्छा, अगर ये कंडीशन है कि जो y वाला है ये तो आ गया है अपनी स्मॉल फॉर्म में और C प्लस रह गया है अपने डोमिनेंट फॉर्म में, या फिर ये तो रह गया है अपनी डोमिनेंट फॉर्म में और ये आ गया है स्मॉल फॉर्म में, तो यहां कलर कैसा देखने को मिला? देखो इसका तो साफ साफ है, सारे डोमिनेंट फॉर्म में रेड और ये क्रीम आ गया है। ये कैसा आया है जिसमें कि एक तो रिसेसिव फॉर्म में है, दूसरा डोमिनेंट फॉर्म में, ये आपको मिला है। अगर एक रिसेसिव फॉर्म में है, दूसरा डोमिनेंट में है सी वाला, तो ये मिला है आपको ऑरेंज। और ये कितने मिले हैं आपको? ये मिले हैं पीच कलर। रेशो आप इनकी बता ही सकते हैं, रेशो तो आप बता सकते हो। अगर एक डैश में है दूसरा डैश में है तो ये आते हैं 9/16। जब एक ऑप्शन में ना हो दूसरा होता है तो ये आता है 3/16। ऐसे ये आता है 3/16 और ये आता है आपका 1/16। तो रेशो देखो अभी भी क्या है, 9, 3, 3, 1 ही है, लेकिन फर्क कहाँ है? यहां हम दो कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। 9 टोल राउंड थे वहां, यहां पर 9 सारे रेड है, खाली रेड है, कोई और कैरेक्टर यहाँ नहीं है। 3 क्या है? ऑरेंज है। 3 क्या है? पीच है। एक क्या है? आपका क्रीम है। तो बात ये कही गई है कि जब दो ऐसे इस तरीके से जीन इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ जो कैप्सिकम है उसका कलर डिसाइड होता है। तो फर्क आप समझ गए हैं। मेंडल में हमने क्या पढ़ा? दो जीन दो कैरेक्टर। यहाँ दो जीन है बट कैरेक्टर आपका एक ही डिसाइड हो रहा है। रेशो अभी भी सेम है लेकिन फर्क कहाँ है? यहाँ हम एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो ये हो गई है। अभी देखिए, अगर जीनोटाइप इसमें से कुछ रहता है तो वो आपका रेड हो जाएगा, ऐसा आता है तो पीच हो जाएगा, ऐसा है तो ऑरेंज है, ऐसा है तो आपका क्रीम है। ये कैप्सिकम का कलर इस तरीके से डिसाइड होता है। जैसे यहाँ मैंने पूरा करके दिखाया है, आप एक बार इसको चेक भी कर सकते हैं। सारा वही है जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, तो एक बार इसको आप जरूर गो थ्रू करेंगे ताकि चीजें समझ आ जाए। आगे समझिए नेक्स्ट, जीन इंटरेक्शन से जब जीन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं एक नया ट्रेट निकल के आता है। याद रखिएगा, कैरेक्टर की हम नहीं बात कर रहे हैं, कैरेक्टर तो एक ही है अपना, कलर या फिर जो भी हम ले रहे हैं उसमें ट्रेट ऐड हो जाते हैं। तो कहा गया है जब जीन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो एक नया फिनोटाइप भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जीन 1 है उसका एलील 1 है, वो एक फिनोटाइप देता है। जीन 1 है उसका एलील 2 दूसरा फिनोटाइप। जीन 2 है इसका एलील 1 तीसरा फिनोटाइप। जीन 2 है उसका एक एलील चौथा फिनोटाइप। 4 आ गए हैं। यदि आप इन दोनों को इंटरेक्ट करा देते हैं इनकी डोमिनेंट फॉर्म में तो वहां आपको कोई अलग ही फिनोटाइप मिलेगा, कोई अलग ही फिनोटाइप मिल रहा है। ठीक, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जीन इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि आप दोनों को डोमिनेंट फॉर्म में रख दें तो वहां आपको एक नया ही ट्रेट देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल समझिएगा, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया गया है। जो पोल्ट्री होता है उसका कॉम्ब शेप, ये आप देख रहे हैं ऊपर, ये रोज शेप का होता है, ये वॉलनट है, ये पी शेप है और ये सिंगल होता है। अब देखने में लगता है कि ये कैरेक्टर है तो जीन एक होगा, नहीं, यहाँ दो जीन मिलकर इन चारों कैरेक्टर को दे रहे हैं। देखो कैसे, एक है आर जीन एक है पी जीन, ये दोनों जीन इंटरेक्ट करते हैं तब जाकर आपको इनका शेप दिखाई देता है। हमने एक ले लिया है कि अपना आर जीन है उसके पास दो एलील हैं, इसके दो एलील हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है। देखो कैपिटल आर अगर डैश की फॉर्म में आता है तो ये अकेला अगर ये प्रेजेंट है इस फॉर्म में तो ये रोज शेप कर देता है। अगर ये स्मॉल आर फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये सिंगल कर देगा, यानी ऐसी शेप कर देगा। ये देखो पी जी यदि अपनी कैपिटल फॉर्म में है, लाइक पी करके डैश फॉर्म में है, या चाहे यहाँ पर कुछ भी आए पी और या फिर स्मॉल पी, तो ये पी शेप देता है। अगर ये अपनी रिसेसिव फॉर्म में आ गया है तो ये सिंगल शेप देगा। ठीक, ये हमने देख लिया है। अब ये समझो, यहां पर समझिए, हमने क्रॉस किया, एक पेरेंट 1 लिया P1, एक पेरेंट लिया P2।
ये है रोज, अगर ये रोज है तो कैपिटल आर लिया और दूसरा ले लिया, दूसरा जीन हमने रिसेसिव फॉर्म में रखा, दैट इज स्मॉल पी। ये देखिए ये पी शेप का है, पी शेप का कब आएगा, यहां बस पी कैपिटल होना चाहिए, दूसरा जीन अपने रिसेसिव फॉर्म में होगा फॉर श्योर। ठीक, तो दोनों जीन आ गए यहाँ पर, ये रोज बन गया है, ये पी। जब दोनों को आपने क्रॉस किया तो ना ही रोज आया, ना ही पी आया, ना ही सिंगल आया, वहां पर आए वॉलनट, यहां पर आए वॉलनट। तो जब आपने दोनों जीन की डोमिनेंट फॉर्म को इंटरेक्ट करा दिया तो आपको कोई अलग ही ट्रेट मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड वॉलनट। तो देखो ये रोज शेप था, ये पी था। अब तक हमने देखे कि अगर ये आर वाला रहता है अपनी कैपिटल फॉर्म में तो ये देता है हमें रोज, ये देता है सिंगल, ये देता है पी, ये भी देता है सिंगल। लेकिन जब आप इन दोनों को डोमिनेंट फॉर्म में रख रहे हैं तो आपको मिलेगा वॉलनट। ठीक है जी, तो वॉलनट कैसे मिलेगा, आप देखो आप खुद से। वॉलनट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को डोमिनेंट फॉर्म में रखना है, आइदर वो होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो। तो एक आपने रखा डोमिनेंट फॉर्म और एक दूसरा भी डोमिनेंट फॉर्म में, तो ये आपको मिलेगा वॉलनट। अगर ये वाली कंडीशन है कि आर तो है अपने डोमिनेंट में, पी है रिसेसिव में, तो आपको पता है आर डोमिनेंट में है तो रोज शेप के आएंगे, अगर पी डोमिनेंट में है तो पी शेप के आएंगे, अगर दोनों ही रिसेसिव फॉर्म में है तो जाकर के आपको सिंगल मिलता है जो कि 1 आएगा। आप इनका निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी, कैसे निकालोगे, देखो अगर 2 डैश में है तो ऑफ कोर्स आपको पता है 9 आते, एक अगर डैश में है तो 3 आता है, एक अगर डैश में है तो 3 आता है, अगर दोनों में कोई ऑप्शन नहीं है तो वो 1 आता है ना। तो देखा आपने, जब दोनों जीन को हमने डोमिनेंट फॉर्म में रखा, देखो इंटरेक्ट तो वो यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ पर भी है पी, यहाँ पर भी आर है, यहाँ भी, लेकिन यदि दोनों को डोमिनेंट फॉर्म में रख रहे हो तब जाकर आपको एक नया ही ट्रेट मिलता है जिसे बोलते हैं वॉलनट। ठीक है, तो ये एक और केस दिखाया गया है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूं एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस में क्या है, यहां भी जीन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे के इफेक्ट को दबाने के लिए। अभी हमने देखा इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए, हमने देखा कि इंटरेक्ट कर रहे हैं कुछ नया बनाने के लिए। अब हम देख रहे हैं कि वो इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में ताकि एक दूसरे के इफेक्ट को नेग्लेक्ट किया जा सके, रोकने के लिए वो कर रहे हैं, इसे बोलते हैं एपिस्टेसिस। और उसमें जो रोकता है वो एपिस्टेटिक जीन होता है और जिसका इफेक्ट रुक रहा है वो आपका हाइपोस्टैटिक जीन होता है। जैसे कि हम इसमें 4 टाइप पढ़ेंगे, ये देखिए 2 जीन आ गए हैं, 2 क्रोमोसोम पर 2 जीन आ गए हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। ये ना आप अलग अलग क्रोमोसोम पर भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक पर ही हो, मैं बस दिखाने के लिए सिंपल हो सके चीजें तो बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो हाँ 4 टाइप का होता है एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस एंड डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। इनके नाम में ही इनके काम छिपे हैं। हमने माना कि ये एक जीन है ए, कैपिटल ए, ये इसकी डोमिनेंट फॉर्म है। जब ये इसकी डोमिनेंट फॉर्म इफेक्ट मतलब हाइड कर देती है इफेक्ट ऑफ कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल ए, इसे बोलते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस। यानी अगर कहीं पर कैपिटल ए आ गया तो वो किसी के इफेक्ट को शो नहीं करने देगा, बस अपना ही जादू चलाएगा, इसे बोलते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस। ये इसके केस में भी आ सकता है कि ये जीन अगर उसकी डोमिनेंट फॉर्म इन्हें रोक रही है दोनों को और या फिर इसको भी रोक रही है तो इसे बोलेंगे आप डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अच्छा, डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या है, डुप्लीकेट यानी दो ही डोमिनेंट फॉर्म है, ये दोनों डोमिनेंट फॉर्म मिल करके अपनी जो रिसेसिव फॉर्म है एक दूसरे की उनको रोक रहे हैं। नॉर्मली ये तो रोकता ही है, ये इसको रोक रहा है, ये इसको भी रोक सकता है। ये है आपका डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। यानी दोनों फॉर्म अगर ये आ गई है, अगर कोई एक भी डोमिनेंट फॉर्म में आ गई तो ये रिसेसिव इफेक्ट को रोक देगी। जैसे मानिए जब तक ये साथ साथ नहीं थे तो कैपिटल ए स्मॉल ए को रोक सकता था, स्मॉल बी को नहीं, और कैपिटल बी अपनी स्मॉल बी को तो रोक सकता था लेकिन ए को नहीं। अब ये दोनों साथ में आ गए हैं और इन दोनों ने एक दूसरे को अलाउ कर दिया है कि अगर मेरी रिसेसिव फॉर्म आ गई तो तुम रोक सकते हो। अब जब दोनों साथ में आ गए तो बी के पास अथॉरिटी आ गई है
कि मैं अपने बी को तो रोकते ही थी, अब मैं इसके ए को भी रोक सकती हूँ। ऐसे ही ये, इसके पास अथॉरिटी आ गई है कि अब तक मैं इसको तो रोक ही सकता था क्योंकि मैं डोमिनेट कर रहा था, अब मैं इस पर भी डोमिनेट कर सकता हूँ। तो उसको बोलते हैं डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। एक होता है रिसेसिव एपिस्टेसिस। इसमें क्या है, यहां पर एक जीन की रिसेसिव फॉर्म सबके इफेक्ट को मास्क कर रही है, मतलब ना इसको दिखने देगी, इसका जो भी इफेक्ट है ना इसको दिखने देगी, तो इसको बोलते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। एक आता है डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस, यानी अब की बार ये दोनों मिल गए, जैसे पिछली बार ये दोनों मिले थे ना, अब की बार ये दोनों मिल गए हैं और दोनों ने अलाउ कर दिया है कि अगर मैं नहीं हूं ना और तुम हो तो तुम सबको रोक देना, इसके भी इफेक्ट को नहीं दिखने देना, इसके भी इफेक्ट को नहीं दिखने देना। इसने कहा कि ठीक है मैं नहीं हूं ना तो कोई बात नहीं, अगर तुम हो ना तो तुम्हारे होते हुए ना ही तो इसका इफेक्ट आना चाहिए ना ही इसका इफेक्ट आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री भी बोलते हैं, इसको सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं। ठीक है जी, चलो फिर इनको वन बाय वन करके ना पढ़ लेते हैं। एक बात बता देती हूँ, जो क्रॉस में यहां करके दिखाऊंगी जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन में ऐसा ही क्रॉस आए। ठीक है, जो मैं आपको दिखा रही हूं जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन में ऐसा ही क्रॉस आएगा, वो क्रॉस किसी भी पेरेंट को दे सकता है। आपको बस कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए और थोड़ा सा आपको रेशो के बारे में पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाओगे, अगर कॉन्सेप्ट रटोगे तो पक्का अटक जाओगे फिर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझने पर ध्यान दीजिएगा। पहला अपना पार्ट आया है रिसेसिव एपिस्टेसिस। देखिए इसमें क्या होता है रिसेसिव एपिस्टेसिस में, पहले ये बता रही हूं, इसमें एक जीन की रिसेसिव फॉर्म दूसरे जीन की चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो उसको मास्क कर लेती है। जैसे एग्जांपल देखिए, कोई दो जीन है, ए जीन है और यहाँ पर बी जीन है। ए जीन की दो फॉर्म है, कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल बी और स्मॉल बी। यहां पर अगर ये वाली फॉर्म आ गई है, अगर स्मॉल ए वाली फॉर्म आ गई है तो ना ही तो इसके इफेक्ट को ना ही इसका ना किसी के इफेक्ट को शो नहीं करने देगी अगर ये आ गई है। दिस इज कॉल्ड रिसेसिव एपिस्टेसिस। जैसे कि एग्जांपल, आप इन चीजों को जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आपको एक्स्ट्रा में मैं दे रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। हमें सीधा एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, ये देखिए एग्जाम्पल है लेब्राडोर रेट्रीवर्स, एक डॉग है और उसकी जो कोट कलर है उसके बारे में बताया गया है। तो लेब्राडोर जो रेट्रीवर्स है, एक मिनट दीजिएगा मुझे, तो लेब्राडोर रेट्रीवर्स जो है उसके कोट कलर के लिए देखा गया है कि दो जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, कैपिटल बी और ई जीन। इसके दो एलील हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी और इसके भी दो कैपिटल ई स्मॉल ई। तो देखो यहाँ कैपिटल बी पिगमेंट बनाता है ब्लैक, अगर कैपिटल बी और डैश में आ गया है तो ये ब्लैक पिगमेंट देगा, ये देगा आपको ब्राउन पिगमेंट। अच्छा, इसका कोई काम पिगमेंट बनाने का नहीं है, उस पिगमेंट को जो इसने बनाया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का है, ट्रांसपोर्ट करवाने का है। तो अगर ये जीन अपनी कैपिटल ई फॉर्म में है तो ये ट्रांसपोर्ट करा देगा, अगर स्मॉल ई में है तो ट्रांसपोर्ट नहीं करवाएगा, है ना, ये बात है। अब देखो यहाँ अगर कैपिटल बी स्मॉल बी की बात आए तो ये डोमिनेट करता है और ये डोमिनेट करता है, तो इसका काम है पिगमेंट बनाना और इस जीन का काम है उसको ट्रांसपोर्ट करना। अब आप खुद सोचो, मान लीजिए ये वाला जीन अपनी कैपिटल बी फॉर्म में है, ये बना रहा है ब्लैक पिगमेंट और ये पूरा खुश है कि मैंने मेरा काम कर दिया है, अब ये जो डॉग है ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये ना आकर के ये आ गया है, तो अब चाहे कितना भी पिगमेंट प्रेजेंट हो, जब तक वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा कलर ही नहीं मिल पाएगा। तो देखा आपने, अगर ये अपनी रिसेसिव फॉर्म में आ गया, ये वाला जीन अपनी रिसेसिव फॉर्म में अगर आ गया तो वो इसके इफेक्ट को शो ही नहीं होने देगा। इसका क्या इफेक्ट था, ब्लैक कलर ऑफ द डॉग, लेकिन इसके आने की वजह से अपना जो डॉग है वो ब्लैक हो ही नहीं पाया। ऐसे देखो, ये बनाता है ब्राउन पिगमेंट और ये बना करके खुश है कि हाँ अब ये डॉग जो है ब्राउन होगा, लेकिन ये आ गया है स्मॉल ई की फॉर्म में। अब पिगमेंट तो बना हुआ रखा है लेकिन कोई डिस्ट्रीब्यूट करने वाला ही नहीं है,
तो वो जो डॉग मिलेगा उसमें कोई कलर नहीं होगा। तो देखा आपने, एक जीन के रिसेसिव फॉर्म ने बाकी जीन का चाहे डोमिनेंट फॉर्म हो चाहे रिसेसिव फॉर्म हो, सबके इफेक्ट को हाइड कर दिया है। इसे बोलते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। आप याद रखेंगे कि क्या है रिसेसिव एपिस्टेसिस? जब एक जीन का रिसेसिव फॉर्म दूसरे जीन का चाहे डोमिनेंट फॉर्म हो चाहे रिसेसिव फॉर्म हो, उसको मास्क कर देता है। इसे बोलते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। चलिए मैं आपको समझाती हूँ एक क्रॉस की हेल्प से। हमने एक डॉग लिया जिसके कोट का कलर ब्लैक है, एक लिया जिसका येलो है, एक ब्लैक है और एक है येलो। ब्लैक है मतलब वहां पर कैपिटल बी रहा होगा क्योंकि ब्लैक पिगमेंट बना है, और वो ब्लैक दिख भी रहा है, यानी वहां पर कैपिटल ई रहा होगा। उसको ट्रांसपोर्ट भी करने के लिए हमारा डॉग जो है ब्लैक हो गया है। आप यहाँ कोई भी पेरेंट लेके देख सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि हमने ये ले लिया है, एक ले लिया है हमने येलो वन। येलो क्या होता है? जिसमें जो पिगमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया है। वैसे तो यहाँ पिगमेंट कैसा बना है? ब्राउन, लेकिन वो जब डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पाया तो येलो कलर रह गया हमारे डॉग का। जब इन दोनों को क्रॉस किया गया तो हमें मिले ब्लैक। ब्लैक मिले हमें, कैसे मिले ब्लैक? कि कैपिटल भी यहाँ से आ गया, स्मॉल भी यहाँ से, ये देगा ब्लैक पिगमेंट और ये ट्रांसपोर्ट भी करा देगा। जब इसका सेल्फिंग कराया गया तो हमें 4 टाइप के जीनोटाइप मिल सकते हैं। कैपिटल बी डैश कैपिटल ई डैश, एक ये डैश में ये कंपलसरी, और ये दोनों जो है कंपलसरी वाले, और ये शॉर्ट फॉर्म में अपनी, और ये डैश फॉर्म में, 4 तो मिल सकते हैं। तो आप देखो, कैपिटल बी यानी ब्लैक पिगमेंट, कैपिटल ई यानी ट्रांसपोर्ट भी हो गया है। इस जीनोटाइप के आपको कैसे मिलेंगे? ब्लैक। इनका नंबर कितना होता है? 9/16 होता है। कैपिटल बी है, फिर आपने लगा दिया डैश, स्मॉल ई है, स्मॉल ई है तो चाहे ये कैसा भी पिगमेंट देता हो वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा। नहीं होगा तो कैसा रह जाएगा? येलो रह जाएगा। ऐसे देखो, यहाँ पर स्मॉल ई है, हालांकि इसने कैसा बनाया है? ब्राउन पिगमेंट बनाया है, बट वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाया तो वो फिर येलो रह जाएगा। अगर ये सिनेरियो बना है कि यहाँ पर अपना स्मॉल बी है तो ये ब्राउन बनाएगा और ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा, तो हमें डॉग मिलेगा ब्राउन। आपको पता है कि इसका चांस कितना आता है? 3 आता है। इसका कितना आता है? 1 आता है। इसका कितना आता है? 3। इसका आता है 9। तो हमारी रेशो क्या बनेगी? रेशो बनी है 9 आए हैं ब्लैक, 3 आए हैं ब्राउन, 4 आए हैं येलो। तो देखा आपने, रेशो चेंज हो गई, 9 3 4 आ गई है। रेशो क्या थी मेंडल की? 9 3 3 1। अब क्या हो गई है? 9 3 4 हो गई है। तो सम टाइम आपसे ना सीधा रेशो में ही पूछ लिया जाता है कि 9 3 4 किसका रेशो आता है, तो आप कहेंगे रिसेसिव एपिस्टेसिस का। बट अगेन कॉन्सेप्ट इज द मेन। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर ये जो है रिसेसिव एपिस्टेसिस का केस है, तो अगर वो रिसेसिव फॉर्म में है तो वो अपने उसके डोमिनेंट का भी और उसके रिसेसिव का भी सबका इफेक्ट मास्क करके येलो कलर दे देगा। और अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में है तो वो उसको सपोर्ट करेगा और ये ब्लैक और ब्राउन आ सकते हैं। तो ये है आपका रिसेसिव एपिस्टेसिस। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल दिया गया है इसमें एबीओ ब्लड ग्रुप का। अगर आपने पढ़ा है हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्रुपिंग होती है उसको लेकर के, तो देखो यहाँ इसमें कैसे होगा। तो आपको पता है एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए आई जीन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसके पास 3 एलील होते हैं, और एक एच जीन भी होता है जिसके एच एलील 2 होते हैं, कैपिटल और स्मॉल। अगर ये वाला जीन अपनी रिसेसिव फॉर्म में आ गया तो ये ना ही तो ब्लड ग्रुप ए होने देगा, ना ही बी, ना ही ए बी, ना ही आई, क्योंकि ये मेन होता है। ये एच करता क्या है? देखो इस डायग्राम में, ये है हमारा इंटरमीडिएट और ये है एच जीन। ये आकर के इस इंटरमीडिएट पर, जो इंटरमीडिएट प्रेजेंट है ना, ये आकर के इस पर ये फ्यूकोज ग्रुप लगा देता है। अब इस फ्यूकोज, ये काम किया है हमारे एच जीन के, कैपिटल एच ने ही काम कर दिया है कि इस इंटरमीडिएट पर यहाँ फ्यूकोज शुगर लगा दी है, मतलब फ्यूकोज यूनिट लगा दी है। अब यदि बॉडी में आई ए जीन है तो वो आकर के यहाँ ए एंटीजन लगा देगा, तो ये ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर आई बी जीन है तो वो बी लगा देगा।
अगर O है तो कुछ नहीं लगेगा तो ये O हो जाएगा। अब आप देखो कि अगर यहाँ H स्मॉल h फॉर्म में आ गया है तो इस इंटरमीडिएट पर ये ही नहीं ऐड होगा, और ये ही नहीं ऐड होगा तो चाहे ये वाला जीन हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, आगे वो कुछ नहीं ऐड कर पाएंगे, क्योंकि वो ऐड कब करते हैं, जब यहाँ पर ये फ्यूकोज लगा होता है तब जाकर वो चीजें आगे ऐड करते हैं। अब यहाँ फ्यूकोज ही नहीं लगा है तो आगे एडिशन भी नहीं होगा। तो अगर ये वाला जीन अपना H वाला जीन रिसेसिव फॉर्म में आ गया तो दूसरा जीन चाहे किसी भी फॉर्म में हो वो अपना इफेक्ट शो ही नहीं कर पाएगा। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आ गया है आपका डोमिनेंट एपिस्टेसिस, यानी एक जीन का डोमिनेंट फॉर्म दूसरे पर इफेक्ट दिखाएगा। तो जैसे देखिए ये अगेन हमारे पास दो जीन है, एक Y है और एक है आपका W जीन। ये किस चीज के लिए दिए गए हैं, जो समर स्क्वैश है उसके कलर को लेकर के। तो जो समर स्क्वैश जो होता है, मतलब पेठा जो होता है, उसके कलर येलो, व्हाइट और ग्रीन हो सकते हैं। और हमने देखा कि इसके कलर के लिए तीन जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, सॉरी दो जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, एक Y और एक W। इसके दो एलील हैं, कैपिटल Y स्मॉल y, इसके भी दो, कैपिटल W स्मॉल w। अगर ये जीन अपनी कैपिटल फॉर्म में होता है तो ये येलो कलर के देता है स्क्वेस, अगर वो y स्मॉल y की फॉर्म में है तो ग्रीन देता है, ये अगर कैपिटल W की फॉर्म में है तो ये व्हाइट देता है, और अगर ये स्मॉल w की फॉर्म में है तो ये क्या करेगा, अच्छा हाँ इसमें लिखा है कि अगर स्मॉल w बना है ना तो स्मॉल w अगर है तो वो इनके इफेक्ट को शो नहीं होने देता है। मतलब मान लीजिए अगर कैपिटल Y है और साथ में कैपिटल W आ गया है तो वो इसे येलो कलर देने नहीं देगा, वो जिस वजह से पिगमेंट नहीं बन पाती है और जो समर स्क्वैश है वो व्हाइट रह जाता है। और अगर वो अपनी स्मॉल w की फॉर्म में है तब वो इसको नहीं रोक पाएगा, अगर ये इसके साथ में है तो येलो आएगा, इसके साथ में है तो ग्रीन आएगा। समझ गए हैं, यानी इस जीन का डोमिनेंट फॉर्म दूसरे जीन के चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो उसके इफेक्ट को रोकेगा। देखो कैसे, अगर कैपिटल W आ गया है, इधर आ गया है कैपिटल Y, तो कैपिटल Y आया है तो फिर येलो आना चाहिए, लेकिन ये कैपिटल W इस येलो को बनने नहीं देगा और उसके इफेक्ट को शो नहीं होने देगा। ऐसे ही मान लीजिए इधर कैपिटल W आया है और इधर आ गया है स्मॉल y, तो कलर कैसा होना चाहिए, ग्रीन, लेकिन इस कैपिटल W की वजह से ये अपना ग्रीन कलर भी नहीं दे पाता है। तो इस जीन की डोमिनेंट फॉर्म ने दूसरे जीन की दोनों फॉर्म को इनहिबिट कर दिया है। हाँ, अगर ये वाला जीन अपनी रिसेसिव फॉर्म में आ गया है, अब इसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इनको रोक सके, तो वो जैसे भी आएंगे अपने हिसाब से कलर देंगे। ये है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। चलिए समझिए, हमने क्रॉस ले लिया है। अगेन यहाँ क्रॉस के लिए कुछ भी आ सकता है, मैं बस ये एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। तो ये हमने लिया कि व्हाइट वाला है, व्हाइट कब होगा, जब कैपिटल W आएगा तब व्हाइट होगा, चाहे यहाँ कैपिटल Y हो चाहे स्मॉल y हो। हमने ले लिया ये व्हाइट है। एक लिया हमने ग्रीन, ग्रीन कैसे बन सकता है कि जब W वाला अपनी स्मॉल फॉर्म में हो, क्योंकि अगर ये डोमिनेंट फॉर्म में हो गया तो कुछ नहीं बनने देगा, फिर तो व्हाइट ही बनाएगा। अब हमने अगर ग्रीन लेना है तो इसका मतलब है इसको रिसेसिव फॉर्म में रखना पड़ेगा, और ग्रीन कौन देता है, स्मॉल y, तो यहाँ में स्मॉल y लेना पड़ेगा। जब हमने क्रॉस कराया F1 में तो हमें मिले सारे व्हाइट, क्योंकि यहां से कैपिटल W आ गया है। सेल्फिंग कराने पर अगेन आप ये 4 केस बनाओगे सारे। अब आप खुद देखो, Y है तो येलो होना चाहिए, लेकिन कैपिटल W आ गया है, ये बनने ही नहीं देगा येलो, तो ये व्हाइट आएंगे। ये है तो देखो ये देता है ग्रीन, लेकिन जब कैपिटल W आ गया तो ग्रीन बनेगा ही नहीं, तो ये भी व्हाइट रह जाएगा। कैपिटल Y है और ये स्मॉल फॉर्म में है, अब इसका इफेक्ट हो गया है खत्म। अब यहाँ अगर कैपिटल Y है तो येलो देगा, अगर यहाँ स्मॉल y है तो ग्रीन देगा। तो रेशो आपको ऐसी मिलेगी कि व्हाइट मिले हैं, येलो, ग्रीन। व्हाइट कितने हैं, 9 और 3 ऐड कर दीजिए 12 मिले हैं व्हाइट, 3 मिले हैं येलो, 1 मिला है ग्रीन। तो 9 3 3 1 होना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, 12 3 1 हो गया है। तो डेविएशन फ्रॉम द मेंडेलियन रेशो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। इसमें क्या होता है, मतलब एक दोनों जीन की रिसेसिव फॉर्म मिलकर के
अपने ही जो डोमिनेंट फॉर्म है उसको रोक देती है। यहाँ पर आप देखेंगे, एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे देखो यहाँ क्या फिनोमेना चलता है, इसमें ना मल्टीपल पाथवे में ये देखने को मिलता है। हमने माना कि सबस्ट्रेट 1 है, सबस्ट्रेट 1 को सबस्ट्रेट 2 में कन्वर्ट करने के लिए हमें ए एंजाइम चाहिए, और ए एंजाइम बनता है ए जीन से, मतलब जी नंबर 1 से। जी नंबर 1 जो है वो S3 फॉर्म में मिल सकता है। अब जो सबस्ट्रेट 2 है उसे अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ बी एंजाइम चाहिए। बी एंजाइम बनता है जीन नंबर 2 से, और जीन नंबर 2 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब एग्जांपल समझो, हमने लिया कि एक वाइट सब्सटेंस है, वाइट सब्सटेंस हमने यहाँ लिया तो S1 इसको मान लिया है और ये दिखने में सफेद है। हमें यहाँ ए जीन लेके आए, डोमिनेंट फॉर्म में लेके आए, क्योंकि अगर ये जो जीन है ना अपनी रिसेसिव फॉर्म में आ गया तो वो यहाँ एंजाइम बनेगा ही नहीं। अगर ये अपनी रिसेसिव फॉर्म में आ गया तो ये एंजाइम नहीं बनेगा। तो अगर मैं चाहती हूँ कि S2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो ये जो बी जीन है ना, या तो ये इस फॉर्म में होना चाहिए या तो इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर मैं चाहती हूँ कि ये कन्वर्जन हो जाए तो ये जो जीन है ये इस फॉर्म में या इसमें होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो बनाता ही नहीं है। तो अब देखो आप, वाइट है, सबस्ट्रेट 1 वाइट कलर में है, ए जीन आया है वो भी किस फॉर्म में, डोमिनेंट फॉर्म में, यानी यहाँ ए एंजाइम बन जाएगा, उसने S1 को S2 में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये भी अभी वाइट ही है, कलर चेंज नहीं हुआ है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिला है। अब ये जो वाइट मिला है आपको S2, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तब जाके कोई पिगमेंट या कलर मिलेगा। इसके लिए चाहिए आपको बी एंजाइम। बी एंजाइम बनाता है बी जीन, लेकिन कब बनाएगा, जब वो खुद अपनी डोमिनेंट फॉर्म में होगा। ऐसे है कुछ, ठीक। तो हमने 2 जीन ले लिए हैं, ए जीन और बी जीन। ए जीन 2 फॉर्म में मिलता है और बी जीन भी 2 फॉर्म में मिलता है। तो मैं आपको बता रही हूँ स्नेल के अंदर जो एल्बिनिज्म है वो इसी फिनोमिना से होता है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ रिसेसिव वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगा, अब आप खुद देखो। मान लीजिए यहाँ स्मॉल ए आ गया है ना, यहाँ मान लेते हैं स्मॉल ए आ गया है, रिसेसिव फॉर्म आ गई है। अब यहाँ स्मॉल ए आ गया, मतलब ए एंजाइम नहीं बनेगा। ए एंजाइम नहीं बना है तो इसका मतलब है कि वाइट जो है S1 जो है S2 में कन्वर्ट ही नहीं होगा, S1 जो है S2 में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ये कन्वर्ट नहीं होगा तो चाहे ये बी जीन अपनी डोमिनेंट फॉर्म में ही क्यों ना हो, वो चाहे एंजाइम बन भी रहा हो, प्रोडक्ट हमें मिलेगा ही नहीं। यानी इस जीन की रिसेसिव फॉर्म ने दूसरे जीन का डोमिनेंट फॉर्म मास्क कर दिया है ना। ऐसे देखो, अगर मान लो ये स्मॉल बी फॉर्म में है और ये अपनी ठीक कैपिटल फॉर्म में है, तो वाइट से वाइट कन्वर्ट हो गया, मतलब S1 से S2 बन गया। अब S2 तो बन गया है, लेकिन यदि एंजाइम 2 नहीं है या एंजाइम B नहीं है तो आपको पिगमेंट कभी नहीं मिलेगा। तो देखा आपने, इसकी रिसेसिव फॉर्म ने इसके इफेक्ट को मास्क कर दिया है। ये चाहता था कि पिगमेंट हो, लेकिन इसके आने की वजह से पिगमेंट नहीं बना, या फिर ये चाहता है पिगमेंट बन जाए लेकिन इसकी वजह से इसका काम नहीं हुआ। तो दोनों की रिसेसिव फॉर्म एक दूसरे की डोमिनेंट फॉर्म को रोक रही है, काम नहीं करने दे रही है। तो ये होता है इसमें। अब देखो स्नेल के अंदर जो एल्बिनिज्म है वो कैसे डिसाइड होगा। देखिए, हाँ ये मैं आपको बताऊंगी, एक बार क्रॉस करके दिखा देते हैं। हमने पेरेंट लिया, एक लिया है वाइट। वाइट कब मिलेगा, यदि कोई एक भी अगर अपनी रिसेसिव फॉर्म में आ गया है। देखो कोई एक भी, दोनों जीन में से कोई एक भी अगर रिसेसिव फॉर्म में आ गया वो वाइट ही रखेगा। तो ये मैंने लिया, यहाँ देखो ये आ गया स्मॉल फॉर्म में, तो इसके इफेक्ट को शो ही नहीं होने देगा, ये वाइट रह जाएगा। यहाँ मैंने ये तो ले लिया है डोमिनेंट, मतलब एंजाइम ए तो बन गया है लेकिन बी तो नहीं बना, बी नहीं बना तो ये फिर भी वाइट रह जाएगा। दोनों को क्रॉस किया तो मुझे मिल गया पिगमेंटेड। ये कैसे हुआ, यहाँ से कैपिटल ए यहाँ से आ गया, स्मॉल ए यहाँ से आ गया, कैपिटल बी यहाँ से आ गया, स्मॉल बी यहाँ से। तो देखो डोमिनेंट फॉर्म में आ गए दोनों, तो ये दोनों ही ए एंजाइम भी बनेगा, बी भी बनेगा और हमें पिगमेंटेड मिल जाएंगे। जब हम इनकी सेल्फिंग करेंगे तो हमें ये 4 टाइप के
ऑफस्प्रिंग मिलेंगे। अब आप खुद देखो, दोनों डोमिनेंट फॉर्म में है यानी पिगमेंटेड मिलेगा। यहाँ ये रिसेसिव में आ गया, चाहे ये डोमिनेंट में आता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो व्हाइट ही मिलेगा। ये रिसेसिव में आ गया, चाहे ये डोमिनेंट में रहो, अब तो व्हाइट ही मिलेगा। दोनों रिसेसिव में है, अब तो व्हाइट मिलना ही है। तो आपने देखा, ये होते हैं 9, ये 3, ये 3, ये 1। तो 9 कैसे हैं? पिगमेंटेड। और 7 कैसे हैं? 7 है आपके व्हाइट। तो देखो रेशो हो गई चेंज, 9:7 का रेशो आ गया है। अगेन रेशो देखो मेन तो है बिल्कुल, बट कॉन्सेप्ट इज मस्ट, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो ये है आपका डुप्लीकेट रिसेसिव। अब आ गए हैं डुप्लीकेट डोमिनेंट में। इसमें क्या होगा कि दो जीन हैं, दोनों की चाहे एक ही डुप्लीकेट फॉर्म आ जाए, मतलब एक ही डोमिनेंट फॉर्म आ जाए, कैरेक्टर मिलेगा ही मिलेगा। देखो कैसे, एग्जाम्पल दिया है, यहाँ दो जीन है इंटरेक्ट करेंगे, एक ए जीन है एक बी है। ये ए जीन एक फिनोटाइप देता है और बी जीन भी वही फिनोटाइप देता है। तो अगर ये दोनों डोमिनेंट आ गए तो फिनोटाइप मिलेगा आपको। जैसे एंडोस्पर्म का शेप बताया गया है, जो मेज का एंडोस्पर्म है उसका शेप बताया गया है। दो जीन डिसाइड करते हैं, ए जीन और बी जीन। ये राउंड और डिस्क शेप में, और ये राउंड और डिस्क, यानी कि अगर ये कैपिटल फॉर्म में है तो राउंड आता है, स्मॉल फॉर्म में तो डिस्क आता है। ये अगर कैपिटल फॉर्म में है राउंड, ये स्मॉल फॉर्म में है तो डिस्क आता है। तो देखेंगे एक बार कैसे चीजें चलेंगी। हमने क्रॉस करा लिया। देखो दूसरा रिसेसिव में होता रहे, ये डोमिनेंट में आना चाहिए तो राउंड मिलेगा, ये डोमिनेंट है तो राउंड। बस आपको ये देखना है कि एक डोमिनेंट फॉर्म आ जाए बस, दूसरी चाहे हो या ना हो, वो डोमिनेंट मतलब वो राउंड देकर ही रहेगा। आपने क्रॉस किया तो देखो राउंड मिलेंगे। अब यहाँ 4 केस बनेंगे अगेन। आप खुद देखो, दोनों डोमिनेंट में राउंड तो आना ही है। यहाँ ये डोमिनेंट में चाहे दूसरा हो ना हो, एक तो आ गया है डोमिनेंट तो ये भी राउंड, यहाँ पर भी एक डोमिनेंट, ये भी राउंड। हाँ, अगर दोनों ही रिसेसिव आ गए हैं तो जाकर के आपको डिस्क मिलेगा। और आपको पता ही ये 9 होते हैं, 3 3 और ये 1 होता है। तो यहाँ रेशो जो है 15:1 की हो गई है। तो 9 3 3 1 से स्टार्टिंग के 3 ऐड किए और 15:1 हो गया है। तो ये है आपका डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अब इन रेशो को ऐसे याद कर सकते हो, ये डाई हाइब्रिड का था, 9 3 3 1 था। रिसेसिव एपिस्टेसिस में आपको लास्ट से ऐड करते हुए चलना है। जहां रिसेसिव की बात आ गई है, ट्रिक बता रही हूँ याद करने की, जहां रिसेसिव की बात आ गई है आप लास्ट से ऐड करना शुरू करेंगे, क्योंकि लास्ट में ही रिसेसिव आता है ना। तो देखो अगर रिसेसिव एपिस्टेसिस है तो लास्ट के 2 ऐड कर दीजिए, 4 आ गए, तो रेशो मिलती है 9 3 4। अगर डुप्लीकेट है तो लास्ट के 3 ऐड कर दीजिए, तो 7 और ये स्टार्टिंग के 9 रहेंगे। डोमिनेंट की बात करें तो आपको आगे से ऐड करते हुए चलना है। तो डोमिनेंट में ये 9 और 3, ये 2 ऐड कर दीजिए पहले, तो 9 3 12 3 1। और अगर डबल डुप्लीकेट डोमिनेंट है तो स्टार्टिंग के 3 ऐड कर दीजिए, 15 1। तो रेशो इज ऑल्सो मस्ट, बट रेशो के साथ साथ कॉन्सेप्ट इज मस्ट। तो कॉन्सेप्ट तो हुआ अपना कंप्लीट। अब बारी है क्वेश्चन की। अब बारी है क्वेश्चन की। एक दो क्वेश्चन मैं करके दिखा रही हूँ, बाकी दे रही हूँ होमवर्क के लिए। जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो आप मुझे उनके आंसर बताएंगे, क्योंकि खुद प्रैक्टिस करना देखो जरूरी होता है। देखिए कहा है, एक प्लांट दैट प्रोड्यूस द डिस्क शेप फ्रूट इन क्रॉस विद अनदर प्लांट दैट प्रोड्यूस द लॉन्ग फ्रूट। एक प्लांट है जो कि डिस्क शेप के फ्रूट बनाता है, दूसरा प्लांट जो कि लॉन्ग फ्रूट बनाता है। ऑल द F1 प्लांट गेव द डिस्क शेप। जितने भी F1 आए सबने हमें डिस्क शेप का फ्रूट दिया। मतलब एक डिस्क शेप के थे, एक लॉन्ग फ्रूट थे। हमने जब दोनों को क्रॉस कराया तो हमें सारे कैसे मिले? लॉन्ग फ्रूट मिले हैं। ठीक है, आगे देखो लॉन्ग फ्रूट। When the F1 were intercrossed, जब इसकी सेल्फिंग की तो F2 प्रोजेनी वर प्रोड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रेशियो। तो 9 तो मिले हैं आपको, जब हमने इनको सेल्फिंग कराया तो 9 हमें मिले हैं। कैसे है 9? ये है आपके डिस्क शेप। ओके, 6 आए हैं आपके स्फेरिकल, 6 आए हैं आपके स्फेरिकल, और 1 आउट ऑफ 16 आया है आपका लॉन्ग फ्रूट। Which one of the following option give correct genotype of the spherical fruit obtained in the F2?
तो F2 में जो हमें एक नया ही कैरेक्टर मिला है, कौन सा, स्फेरिकल वाला, ये, क्योंकि स्फेरिकल यहाँ डिस्क शेप था, यहाँ लॉन्ग थे। ये सारे कैसे आए, एक बार मुझे देखो, F1 में सारे कैसे हैं, डिस्क शेप है। F1 में सारे जो है डिस्क शेप आए हैं। अब जब आपने सेल्फिंग किया F2 में जो आपको मिले हैं, तो उसमें स्फेरिकल बिल्कुल नए मिले हैं, रिकॉम्बिनेंट होके आए हैं स्फेरिकल। तो आप बताना है कि इनमें से कौन सा जीनोटाइप है जो स्फेरिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेहद आसान क्वेश्चन, समझिए किस तरीके से होगा। देखो सारे आए हैं F1 में, सारे कैसे आए हैं, डिस्क शेप आए हैं। इसका मतलब डिस्क शेप डोमिनेट करता है, ठीक। तो यहाँ डिस्क शेप के लिए मान लेते हैं डबल डी मान लेते हैं, कैपिटल डी मान लेते हैं। तो डिस्क शेप के लिए हम क्या मान लेते हैं कि कैपिटल डी वाला फॉर्म है, कैपिटल डी है। और जो ये लॉन्ग फ्रूट है इसके लिए मान लेते हैं कि अपना स्मॉल डी, क्योंकि ये रिसेसिव फॉर्म में आ रहा है तो स्मॉल डी लेंगे। ये कैपिटल फॉर्म में आए तो उसको आप कैपिटल, डोमिनेंट फॉर्म में आए तो आप इसको कैपिटल डी, या फिर चलो क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं, ए और बी मान के चलते हैं, ए और बी मान के चल रहे हैं। तो डिस्क वाला जो है, डिस्क वाला डोमिनेट कर रहा है, यानी जो 9 आए हैं वो कुछ ऐसे आने चाहिए, है ना। जो 9 आए हैं वो आपके डोमिनेंट फॉर्म में आना चाहिए। जो रिसेसिव, जो लॉन्ग फ्रूट है, ये रिसेसिव यानी कि ये स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी रहा होगा, और ये आपका कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी रहा होगा। क्योंकि सारे अगर इसके जैसे आए हैं मतलब ये डोमिनेट करता है, डोमिनेट करता है तो इस फॉर्म में लिया होगा, ये इस फॉर्म में। जब दोनों कंबाइन किए होंगे तो यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी आया होगा, तो ये डिस्क शेप आ गए हैं। अब यहाँ डिस्क शेप है यानी कि कैपिटल ए डैश लगाओगे, कैपिटल बी डैश लगाओगे, तो ये आपको 9 मिल गए हैं, है ना। लॉन्ग फ्रूट कैसे मिलता है, जब ये कंडीशन रहती है, यानी स्मॉल ए स्मॉल बी। और ये जो 6 आए हैं बीच में, ये कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, देखो हमने 4 किया था, एक तो ये जिसमें दोनों में ऑप्शन हो, एक ये जिसमें एक में भी ऑप्शन ना हो, और बाकी के जो 6 रह गए हैं उनमें क्या था, उनमें एक कंपलसरी और एक ऑप्शन में था, यानी कैपिटल ए डैश स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी डैश, ये हमें देगा स्फेरिकल, ये हमें स्फेरिकल फ्रूट देगा। तो बस आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर, है ना, आसान बिल्कुल। आगे समझिए, देखो क्वेश्चन क्या दिया है। Following is a hypothetical biochemical pathway responsible for pigmentation of a leaf. The pathway is controlled by two independently assorting genes, capital A and capital B, encoding the enzyme as shown below. Mutant allele small b code for non-functional protein. यानी इस white का इस yellow में तभी कन्वर्जन होगा यदि ये अपनी कैपिटल फॉर्म में है, और ये जो येलो है ये ग्रीन में तभी कन्वर्ट होगा जब ये आपका कैपिटल फॉर्म में हो। यदि ये यहाँ पर स्मॉल ए फॉर्म में आ गया है, यहाँ ये स्मॉल ए फॉर्म में आ गया है तो ये कन्वर्जन नहीं होगा, या फिर अगर ये स्मॉल बी फॉर्म में आ गया है तो कन्वर्जन नहीं होगा। अगर ये कैपिटल बी डैश फॉर्म में आ गया है तो कन्वर्जन हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। What is the expected progeny after selfing a plant with the genotype this? तो प्लांट जो दिया है वो चेंज हो सकता है। क्या दिया है आपको, कैपिटल ए कैपिटल बी को क्रॉस करो और बताओ क्या जीनोटाइप रहेगा। तो देखो एक पेरेंट आपने ये ले लिया है, एक लिया है ये, दोनों को सेल्फिंग करोगे तो यहाँ ये रेशो निकल के आएगा। अब ये हर बार नहीं निकल के आता है, जब दोनों हेटेरोजाइगस है तब निकल के आता है, ठीक। तो आप देख रहे हैं इस केस में, देखिए फर्स्ट वाले केस में आप क्या करेंगे, जो भी दिया है ना उसको सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग कर रहे हैं तो ये 4 चीजें निकल के आएंगी। फर्स्ट में देखो दोनों कैपिटल फॉर्म में है, और कहा है कि अगर दोनों कैपिटल फॉर्म में होंगी, चाहे बेशक एक ही एलील हो कैपिटल, बट होना चाहिए, तो हमें क्या मिलेगा, ग्रीन प्रोडक्ट मिल जाएगा आराम से, है ना। अगर एक तो हो गया है डोमिनेंट में बट दूसरा है रिसेसिव में, यानी ये तो बन रहा है, यानी व्हाइट से येलो तो हो गया बट येलो से ग्रीन नहीं हो पाया है, तो वो येलो ही रह जाएगा, यानी ऐसे जो होंगे वो आपको येलो मिलेंगे। इसके बाद आप कह रहे हैं कि स्मॉल ए है और कैपिटल बी है, मतलब ये ही एंजाइम नहीं बना तो यहाँ ये व्हाइट ही रह जाएगा, तो ये आपको व्हाइट मिलेगा। और यहाँ पर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो अगेन ये व्हाइट ही रह जाएगा।
और आपको पता है कि इनका नंबर कितना होता है 9/16, इनका होता है 3/16, इसका भी 3/16, इसका होता है 1/16। तो आप देख रहे हैं कि कैसे मिलेंगे आपको, 9 तो मिलेंगे ग्रीन, है ना, 3 मिलेंगे येलो और 4 मिलेंगे आपको व्हाइट। तो आप मैच कर लीजिए, ग्रीन कितने मिल रहे हैं 9, येलो मिल रहे हैं, व्हाइट मिल रहे हैं आपको 4, येलो मिल रहे हैं आपको 3। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आपको ये सारे क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रही हूं, खुद से ट्राई करेंगे एक बार। नेक्स्ट क्लास में ये सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगी, बट एटलीस्ट आप एक बार ट्राई तो करना जरूर, क्योंकि ट्राई करना खुद से जरूरी है। तो ये सारे क्वेश्चन होमवर्क के लिए एक बार खुद ट्राई करेंगे, फिर मैं बताने वाली हूँ नेक्स्ट क्लास में। ये सारे क्वेश्चन PYQs थे आपके जो मैंने दिए हैं। ठीक है जी, तो आज की क्लास को जो है मैं यहीं पर फिनिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, आपने बहुत सी चीजें सीखी होंगी। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।